आलीशान बंगले के बाहर बिछी खामोशी को चीरते हुए काले रंग की लग्जूरियस कार ड्राइववे में आकर रुकी। सूट में सजा 50 की उम्र के आसपास का आदमी कार में से बाहर आया। उसके साथ भारी भरकम साड़ी में सजी एक औरत भी थी। दोनों के चेहरे पर इस वक्त परेशानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कार के रुकने की आवाज खुले दरवाजे में से ड्राइंग रूम में बैठे लोगों के कानों तक जा चुकी थी, जिसके चलते उनके चेहरे चिड़चिड़े हो गए थे। घर के दरवाजे खुले हुए थे, फिर भी मौजूद किसी भी सदस्य आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत करने को खड़ा तक नहीं हुआ। अभी अभी कार में से निकले आदमी ने घर के अंदर कदम रखते ही दहाड़ती आवाज में कहा, ये क्या मजाक बना के रखा है आपने? हमारी सोसाइटी में इज्जत है, आपको कुछ परवाह है भी या नहीं? उस दिन तो बड़े उसूलों की बात कर रहे थे। आनंद अरोड़ा कभी अपनी जबान से नहीं मुकरता, अब क्या हुआ? उसकी ऊंची आवाज सुनकर सोफे पर बैठे उसी के हमउम्र आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, आवाज थोड़ी कम कीजिए मिस्टर सक्सेना, हमें नॉर्मल आवाज में भी सुनाई देता है। आपने शादी तोड़ के अच्छा नहीं किया है भाई साहब। इस बार उसके साथ आई औरत ने कहा, मिसेस सक्सेना, ये हमारे बीच की बात है, आप इसमें बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। आनंद अरोड़ा ने कहा, और मैं अपनी किसी बात से नहीं मुकर रहा सक्सेना। आगे उन्होंने मिस्टर सक्सेना की ओर देखते हुए कहा, उनकी बातों के बीच एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, जिन्हें देखते हुए मिस्टर सक्सेना ने कहा, दिख रहा है हमें, आपने ये ठीक नहीं किया है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। अगर कोई बिजनेस डील होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ बात मेरी बेटी की जिंदगी की है। मिस्टर सक्सेना, बैठकर बात करते हैं। सुनैना, कॉफी का इंतजाम कराओ। आगे अपनी पत्नी की ओर देखकर आनंद ने कहा, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं मिस्टर अरोड़ा। शांत सक्सेना साहब, पहले डैड की बात तो सुन लीजिए। इस बार लड़के ने कहा, मिस्टर सक्सेना, थोड़ी गलतफहमी हो गई है, हमें सुलझा लेनी चाहिए, आइए बैठें। मिसेस अरोड़ा ने बड़े ही शांत लहजे में कहा। इस बार दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गए। मैं जुबान से नहीं मुकर रहा सक्सेना, मैंने कहा था कि तेरी बेटी इस घर की बहू बनेगी तो बनेगी। अभी हमें पता नहीं था अभय शालिनी बिटिया को पसंद करता है, वरना हम पहले से ही अध्याय के लिए बात रखते, और इसमें गलती हमारी भी है। आखिर हमने अभय से पूछना जरूरी नहीं समझा था। उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी थोड़े हैरान हुए। देखिए, अध्याय अभी यहाँ नहीं रहता, उसे अकेले रहना पसंद है इसीलिए, लेकिन बेटा तो वो है ना इस घर का। जितना हक अभय का है उतना ही उसका भी है। छोटा है तो थोड़ा सा जिद्दी है बस। मिसेस अरोड़ा ने कहा, देखो सक्सेना, बच्चों की खुशी के खिलाफ जाकर मैं शादी नहीं करवा सकता। अगर अभय शालिनी से प्यार करता है और मैं बिजनेस की सोचकर उसकी शादी तनुजा से करवा देता तो उसमें जिंदगी तनुजा की ही खराब होती। आनंद ने अपनी बात रखते हुए कहा, तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हमने अपने बच्चे के साथ तनुजा के बारे में भी सोचा है। उनकी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मिस्टर सक्सेना ने कहा, लेकिन अगर अध्याय को भी कोई और लड़की पसंद हो तो आप तो अपने बेटे का ही साथ दोगे, लेकिन इन सब में हमारी बच्ची पिस जाएगी, उसका क्या? नहीं, इस बार हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। हमने उससे बात की है और उसे कोई ऐतराज नहीं है। मिसेस अरोड़ा ने बीच में ही कहा, सक्सेना, हम दोनों को इस शादी की जरूरत है, और तनुजा अभय से शादी करे या अध्याय से, बहू तो अरोड़ा खानदान की ही कहलाएगी ना। देखिए भाई साहब, बच्चे साथ में खुश हैं तो हम उनको जबरदस्ती तो शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। हमने गलती की थी कि बिना अभय से पूछे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं? मिस्टर सक्सेना ने कहा, हमें पता था आप यकीन नहीं करेंगे, आप अध्याय से बात कर लीजिए। कहते हुए उन्होंने किसी को कॉल मिलाई। काफी देर के बाद सामने से एकदम सर्द आवाज सुनाई दी, हेलो अध्याय, सक्सेना साहब को जानना है कि तुम्हें उनकी बेटी से शादी करने से कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, सामने से जवाब आया। ठीक है बेटा, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, अपना काम जारी रखो, कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। अब तो यकीन है ना भाई साहब? मिसेस अरोड़ा ने कहा, ठीक है, लेकिन आपका ये बेटा भी मुकर गया तो हमारी ओर से पूरा भुगतान दिया जाएगा और इसके कानूनी कागजात आपको शाम तक मिल जाएंगे। अब तो कोई ऐतराज नहीं है ना? ठीक है फिर, मिस्टर सक्सेना ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, शादी तय किए गए दिन पर ही होगी। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बेटे एक ही दिन में ब्याह जाएं। अगर तनुजा बेटी को अध्याय से मिलना हो
तो हम उससे बात करेंगे। चूँकि अभी वो शहर में नहीं है, उसका नंबर भेज दूँगा तुम्हें। अगर उससे कोई बात करनी है या बेटी को अध्याय से मिलना हो तो बेझिझक उससे कॉल कर लेना। मिस्टर अरोड़ा ने कहा। ठीक है, हम चलते हैं, कहकर दोनों पति पत्नी खड़े हुए। इस बार सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। हमारे बच्चे को समझने के लिए धन्यवाद भाई साहब। उनके जाने से पहले मिसेस अरोड़ा ने कहा। गाड़ी बंगले के बाहर जाते ही मिस्टर अरोड़ा ने सुनैना की ओर देखा। कहा था ना, इनको बस पैसे और प्रोजेक्ट से मतलब है। दूसरी ओर गाड़ी बंगले के बाहर जाते ही मिसेस सक्सेना ने कहा। दूसरे लड़के को हमने तो कभी नहीं देखा। उसे लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। वो लड़का उसकी नाजायज औलाद है। क्या आप तनुजा की शादी उससे क्यों करवा रहे हैं? फिर इनकी चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ दिखावा हो सकती हैं। तुम्हारे बिजनेस और प्रोजेक्ट के चक्कर में हम अपनी बेटी का भविष्य ऐसे खतरे में तो नहीं डाल सकते। दिखावा हो सकता नहीं, दिखावा ही है दामिनी। तो फिर तुम क्यों अपनी बेटी? वो कहते कहते रुक गई। फिर जैसे कुछ समझ में आया हो, उसने आगे कहा। हाँ अनुज, क्या तुम? इस बहाने हमारी जिम्मेदारी भी खत्म और शेयर भी तो उसके नाम। उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। खैर, तुम्हें उससे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तनुजा से मैं बात कर लूंगा। बाकी सब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, कहकर दामिनी अपने फोन में जुट गई। मैरिज हॉल के बाहर एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार एक के बाद एक आकर खड़ी हो रही थी। उसमें से निकलते लोगों की चाल चलन चीख चीख कर उनके अमीर होने का सबूत दे रही थी। लोगों के साथ डेकोरेशन में सजी हुई हर एक चीज भी अमीरी को बयान कर रही थी। मीडिया को अंदर आने की परवानगी नहीं थी। फिर भी गेट के बाहर कई रिपोर्टर्स खड़े होकर इंतजार में थे कि कहीं से उनको मसालेदार खबर मिल जाए। सारे तामझाम को संभालने और मेहमानों के स्वागत के लिए कई सारे वर्कर्स रखे गए थे। हॉल में सामने की ओर दो मंडप सजे हुए थे और उनके सामने बैठने का बंदोबस्त था, तो दूसरी ओर खाने का इंतजाम था। हालांकि स्नैक्स तो हर वक्त हर जगह सर्व किए जा रहे थे। इन सब तामझाम से अलग पीछे की ओर आए हुए एक कमरे में शालिनी तैयार होकर बैठी थी और दूसरे में इस वक्त दामिनी के सामने कोई लड़की सर झुकाए खड़ी थी। अनुज और एक लड़का भी वहीं पर मौजूद था। अब खड़ी क्यों हो? जाकर चेंज करो, दूल्हा मंडप में इंतजार कर रहा है। दामिनी ने थोड़ी सख्ती से उसकी ओर देखते हुए कहा। चाची, मैं ऐसे किसी अनजान से शादी नहीं कर सकती। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब ये शादी तनुजा के लिए तय की गई थी। लड़की ने धीरे से सर उठाते हुए कहा। गहरे कत्थई रंग की बादाम जैसी आंखें, छोटी सी नाक और प्लम लिप्स जिस पे हल्की न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे से साफ पता चलता था कि लिपस्टिक के साथ काजल को छोड़कर उसने कोई मेकअप नहीं किया था। ना सांवला और ना ही दूध जैसा सफ़ेद चेहरे का रंग उसके बीच का था, लेकिन चेहरे का तेज इतना था कि उस पर नज़र डालो तो पल के लिए निगाह ठहर जाए। कपड़े खैर सबसे थोड़े अलग से थे। काश भी इस बार अनुज सक्सेना की आवाज़ सुनाई दी। इतना अच्छा खानदान मिल रहा है, फिर कौन सी दिक्कत है तुम्हें? कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कासवी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुन कासवी, जिंदगी भर हम तुझे अपने सर पर बिठाकर नहीं रखने वाले। इससे अच्छे रिश्ते की तो तू उम्मीद ही मत करना। जिस तरह की तुम्हारी माँ बाप की करतूतें थीं, कोई अच्छे खानदान में तुम्हें रिश्ता मिलने से रहा। मेरे पापा मम्मी के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगी चाची, कासवी ने थोड़ी सी ऊंची और सख्त आवाज में कहा। दामिनी कुछ कहने जा रही थी, लेकिन उनको रोकते हुए लड़के ने कहा। मॉम, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। अनुज ने लड़के की ओर देखते हुए कहा। रोहन, जाकर अरोड़ा को बुला लाओ। और दामिनी, इसे तुम यहीं रहकर तैयार करने दो। क्या पता तनुजा की तरह ये भी भाग जाए। मुझे नहीं करनी शादी। आपकी बेटी भागी है। अगर उसको शादी ही नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। मैं क्यों उसकी जगह शादी करूं? कासवी ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरे पल कमरा चांटे की आवाज से गूंज उठा। क्योंकि तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी हमने उठाई थी। वो तो कर्जा और तुझे हमारे सर पर डालकर मर गए। दुनिया के ताने तो हमने सुने ना, और अगर फिर से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दामिनी ने सख्त आवाज में कहा। फिर उसे बाजू से खींचते हुए उसे अंदर की ओर आए चेंजिंग रूम में ले आई। लहंगा वहां पे रखा हुआ था। जब कासवी ने लहंगा पहनने से इनकार किया तो एक और चांटा गाल पे आ गिरा और फिर वो लहंगा उसे जबरदस्ती पहना दिया। लहंगा उसके हिसाब से लंबा था और थोड़ा सा लूज भी। कासवी लगातार यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोची जा रही थी, लेकिन ये औरत उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी।
और वो समझ चुकी थी इनसे लड़ झगड़ कर भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तनुजा अच्छे रिश्ते को इतनी आसानी से जाने देने वालों में से तो नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पर। ये लोग उस पे इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते। वो इन्हें अच्छे से जानती थी। फिर आखिर क्यों? आईने में खुद को देखा तो गाल पे उंगलियों के हल्के निशान थे। उन्हें हल्के हाथों से छुआ। दर्द के मारे दो आंसू आंखों से टपक कर गिर गए। मेकअप वाली अपना काम कर रही थी, लेकिन कासवी तो अब भी यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी। उसकी जिंदगी पहले से इन लोगों ने खराब करके रखी थी। अब तो किसी अनजान से शादी कर खुद को खाई में नहीं डाल सकती। दिल दिमाग हर बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, कुछ तो बात होगी जो तनुजा इस रिश्ते को छोड़कर चली गई है। कुछ तो गलत होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी रोहन आया। उसके साथ उसका दोस्त भी था। मॉम डैड आपको बाजू के रूम में बुला रहे हैं, उसने दामिनी की ओर देखते हुए कहा। मैं तब तक यहाँ रुकता हूँ, आगे उसने अपनी माँ से कहा। दामिनी के जाते ही रोहन के साथ आया लड़का कासवी के बगल में आकर बोला, क्या बात है, आज तो कयामत लग रही हो। लेकिन कासवी ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे सुनाई ही न दिया हो। मेकअप वाली का काम भी खत्म होने को आया था। उस लड़के के कहने पर वो वहां से बाहर चली गई। कासवी अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे किसी की बात का कोई सूझ ही नहीं रहा था। कौन आया कौन गया कुछ नहीं। जब पीठ पे अनचाही छुअन महसूस हुई तब वो झटके से खड़ी हो गई। सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। जब खुद की नज़रों ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो घिन महसूस हुई। डीप नेक के ब्लाउज में से उसकी आधी क्लीवेज साफ दिख रही थी। रोहन अपने दोस्त को यहाँ से बाहर निकालो। अपने ऊपर फिर रही अनचाही निगाहों को पहचान कर कासवी ने सख्ती से कहा। मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं, रोहन ने उतने ही आराम से कहा। रोहन का जवाब सुन कासवी खुद वहां से बाहर जाने को निकली। अगर इसे अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं बाहर चली जाऊंगी। आई एम श्योर तुम्हें अपने डैड की। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो अचानक से लगे धक्के के चलते थोड़ी लड़खड़ा गई। खुद को संभाले उससे पहले अपने गले के इर्द गिर्द बाहों की मजबूत पकड़ महसूस हुई। ज्यादा उछलो मत, अभी तो सिर्फ छुआ है तुझे। उस दिन चांटा लगाया था ना तुमने, जिस तरह वो चांटा कमरे में गूंजा था ठीक उसी तरह तुम्हारी चीखें भी गूंजेंगी, याद रखना। कासवी की सांसें फूल रही थीं, आंखों में आंसू आ गए थे। देख डूड, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन आज नहीं, रोहन ने कहा। उस लड़के ने एक झटके से अपने हाथ वापस ले लिए, लेकिन कासवी लड़खड़ा गई। खुद को संभाल पाए उससे पहले ही दामिनी अंदर आते हुए बोली, चलो। उसकी हालत देख दामिनी ने रोहन की ओर देखा। उसने बड़े ही आराम से कहा, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। दामिनी ने गुस्से से कासवी की ओर देखा। तुम्हारे इस ड्रामे के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सीना के नाम की पुकार लगाई। दूसरे पल मेकअप वाली अंदर आई, जिसे देख दामिनी ने कहा, सीना जल्दी से मेकअप ठीक कर दो, बिल्कुल वक्त नहीं है। वो मेकअप ठीक कर रही थी, लेकिन आंखों से गिरते हुए आंसू उसे वापस खराब किए जा रहे थे। आखिर उसने कहा, मैडम रोना बंद करें, वरना पूरा मेकअप पसर जाएगा। थोड़ी देर बाद दामिनी उसको लेकर बाहर आ गई। कासवी ने एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। थोड़े पलों में जो कुछ भी हुआ उसके चलते उसका दिमाग सोच विचार करने की स्थिति में नहीं था। किसी यंत्र की भांति वो मंडप में जाकर बैठ गई। उसने देखने तक की जहमत नहीं उठाई कि उसकी शादी किससे हो रही है। फेरे खत्म हो गए। जब बारी सिंदूर लगाने की आई तब उससे नजरें मिलीं। गहरी काली आंखें, सिर्फ गहरी काली आंखें, बस। उससे आगे चेहरा तक नहीं देखा। सारी रस्म रिवाज खत्म होने के बाद विदाई के वक्त चाची ने अपनी बेटी को कोसते हुए झूठा रोना धोना शुरू किया, लेकिन कासवी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जो उसे बताया जा रहा था वो बस उस चीज को किए जा रही थी। पूरे रास्ते में एक बार भी उसने नजरें उठाकर बगल में बैठे इंसान की ओर नहीं देखा। पूरे रास्ते वो खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी। वो ऐसे लम्हों में इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? क्यों उसने वहां से निकलने की एक और कोशिश नहीं की? क्यों वो इतनी आसानी से मान गई? खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब कार रुक गई तो उसके ख्यालात भी रुके और उसने नजरें आसपास घुमाईं। सामने बड़ा सा घर देखा। वो किसी भी भावनाओं के बिना उसे देखती रही। सामने खड़े एक नए घर को किसी भी भावनाओं के बिना देखा था, लेकिन पता नहीं कहां से दिल में एक उम्मीद जगी। जब खुद को देखे या मिले बिना ये लोग उससे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए तो शायद ये शादी उसके लिए अच्छी साबित हो।
ठीक वैसे ही जैसे वो कहानियों में पढ़ा करती थी। गहरी सांस लिए वो कार से बाहर निकली। अपने अगल बगल में देखा, कोई नहीं था। कार में भी कोई नहीं था। तो फिर उसका हस्बैंड कहाँ था? मैं उसे किस तरह पहचानूं? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। उसने आगे खड़े कुछ लोगों को देखते हुए खुद से ही कहा, मैडम इस ओर। एक हाउस हेल्पर ने आकर उसे कहा। दरवाजे पे दूसरा कपल हाथों में हाथ डाले खड़ा था और उसका दूल्हा उसके बगल में। वो भी वहीं उसके पास जाकर खड़ी रह गई। दरवाजे के उस पार सामने खड़े लोगों पर उसने एक नज़र डाली। कोई औरत बहुत ही खुशी से बगल में खड़े नए कपल की आरती कर रही थी। जब उनकी बारी आई तो उनके चेहरे के भाव कुछ अलग से थे। पहले बड़ी बहू का बड़े ही प्यार से अंदर स्वागत हुआ। उसके बाद उसकी बारी थी। स्वागत तो उसका भी हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद कुछ देर पहले की उम्मीद गलत थी। उसका ये ख्याल दूसरे ही पल हकीकत में तब्दील हो गया। जब उसको सुनैना की आवाज़ सुनाई दी, शादी कर ली। उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे, तुम्हारे घर वाले इतना गिर जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। अपने से अच्छे खानदान में रिश्ता जोड़ने के लिए अपने ईमान को बेचने में भी नहीं कतराते ना तुम लोग। मैं आखिर किसी चीज़ की उम्मीद भी क्यों करती हूँ? कासबी ने गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा। मॉम, हमें अपने फंक्शन खराब नहीं करने। आप प्लीज अभी अपना मूड खराब ना करें। अभय ने सुनैना से कहा। अध्याय, अपनी बीवी को कमरे तक ले जाओ। तुम दोनों के लिए अब और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर तुम। मिस्टर अरोड़ा की बात खत्म होने से पहले ही वो उठकर चला गया। तो उसका नाम अध्याय है, सोचते हुए कासबी ने मन ही मन नाम को दोहराया। वो उसके ख्यालों में अब भी वहीं खड़ी थी। तुम जा सकती हो, हमें दूसरी रस्में भी पूरी करनी हैं, मिसेस अरोड़ा ने कहा। वो चुपचाप जिस ओर उसका पति गया था उधर चल दी, लेकिन पहले माले पर उसे वो कहीं नहीं देखा। अगल बगल में देखा तो कमरे भी बहुत थे। उसने गुजर रहे हाउस हेल्पर से पूछा, जिसके चेहरे पर ना ही उसके लिए हमदर्दी दिखी और ना ही कोई सवाल। वो उसे अध्याय का कमरा दिखाकर चली गई। कासबी कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काफी देर नॉक करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब वो खुद धीरे से अंदर चली आई। कमरे में नजर डाली तो कुछ खास नहीं था, ना सोफा ना ही कुछ और, सिर्फ एक बेड था। बालकनी की ओर देखा तो बाहर खूबसूरत सा चांद चमक रहा था। वो था तो अधूरा, लेकिन फिर भी खूबसूरत था। उसे चेंज करना था, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे। उसकी शादी थोड़ी थी जो वो अपने कपड़े पैक करके लाती। इधर उधर घूमकर ड्रेसिंग टेबल खोजी, लेकिन उसको वो भी नहीं मिली। बाथरूम का दरवाजा खोलने जा रही थी, तभी वो खुला। वो हल्के से पीछे हो गई और अध्याय उसके बगल में से निकलकर अलमारी की ओर चला गया। चेहरा तो देख ले, कल को पहचानेगी कैसे कि तेरा पति कौन है? अंदर से आवाज आई और कासबी ने नजरें ऊपर की। वो उसके बगल में खड़ा रह चुका था, तो उसकी हाइट का अंदाजा तो उसने लगा लिया था। शादी के कपड़ों में उसकी बॉडी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी पहनी हुई सफेद टी शर्ट में से अंदाजा लगाया जा सकता था, जिसमें से उसकी बाइसेप्स के मसल साफ दिख रहे थे। जैसे ही नजरें थोड़ी ऊपर की, उसकी मुंडी पीछे की ओर घूमी। ट्रिम की हुई बियर्ड, शार्प जो लाइन वाला हैंडसम चेहरा और वही गहरी काली आंखें। थैंक गॉड कोई बुढ़ा नहीं है। पता नहीं कहाँ से ख्याल मन में आ गया। उसकी नजरें अपने ऊपर पाकर कासबी ने हौले से कहा, मुझे चेंज करना है, ड्रेसिंग रूम। उसकी बात खत्म होने के पहले ही कमरे के दरवाजे पे नॉक हुआ। मैम, आपका बैग। बाहर से आवाज आई। मेरा बैग? कासबी ने सोचा, लेकिन तब तक हाउस हेल्पर बैग अंदर रख चुकी थी। ओह, तनुजा का बैग। वो ही तो वेन्यू लेकर गई थी इसे। थैंक गॉड। उसने बैग खोलकर कपड़े खोजते हुए कहा, लेकिन सब कपड़े कुछ ज्यादा ही रिवेलिंग थे। किसी अजनबी के सामने तो वो इन्हें शायद कभी ना पहने। थोड़ी उथल पुथल के बाद उसने एक पहनने लायक नाइट सूट खोज ही लिया। बैग को साइड में रखकर वो बाथरूम की ओर चली गई। थैंक गॉड, कम से कम मिरर है यहाँ पर। दुपट्टे को सर से निकालते हुए उसने कहा। अपने अक्स को मिरर में देखा, जो जिंदगी में आए नए बदलाव को दिखा रहा था। मांग में लगा सिंदूर, गले में पहना मंगलसूत्र। बस ये मंगलसूत्र मेरे गले की घुटन की वजह ना बने। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने नजरें घुमाकर देखा तो बाथरूम में भी कुछ खास सामान नहीं था, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। कपड़े चेंज कर बाहर आई, तब कमरे में कोई नहीं था। अपने कपड़े संभाल कर रखने के बाद वो इधर उधर टहलती रही। जब काफी वक्त के बाद भी कोई नहीं आया, तो वो बेड की ओर जाकर लेट गई।
मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? उसको जब आना हो आए, नहीं आए तो और भी बढ़िया। कासवी को किसी भी बात का कुछ बुरा नहीं लगा था। अब सोचने को कुछ था ही नहीं, तो फिर से ख्यालों ने उसके दिमाग में कब्जा कर लिया। क्या वो किसी बेसहारा लड़की की तरह ये शादी चुपचाप निभाती रहेगी? बिल्कुल नहीं। जवाब उसके अंदर से आया था। क्या करूं मैं फिर? ऐसे जबरदस्ती के केवल नाम के रिश्ते के खातिर मैं अपने सपने, अपनी जिंदगी तो कुर्बान नहीं कर सकती। जिस तरह का इन लोगों का बर्ताव है, इनसे उम्मीद रखना भी गलती होगी। तो फिर क्या करेगी? अपने अंदर से ही सवाल आया। वो एकटक चांद को देखे जा रही थी। अचानक से ही कुछ याद आया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, अगर वो मुझे मिल जाएं तो यहाँ से निकलना काफ़ी आसान होगा मेरे लिए। ऐसे मौके के लिए तो मैं इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। अगर उनको शक हो गया तो? फिर से खुद को ही सवाल किया। नहीं, मैं मौका ही नहीं दूंगी कि उनको शक हो। अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए वो बुदबुदाई। इस जिंदगी से छुटकारा पाने की नई उम्मीद और दिन की थकान के चलते वो चंद मिनटों में ही नींद के आगोश में चली गई। सुबह जब नींद खुली तो नजरें बेड के दूसरे सिरे पर गईं। दूसरी साइड वैसी की वैसी ही थी। इसका मतलब वो कमरे में नहीं आया था। गहरी सांस छोड़ वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर बैग खोला। उफ, फिर से कपड़े ढूंढने की जहमत। कपड़ों से उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन लोगों की सोच का क्या भरोसा? बिन बात के उसके कैरेक्टर पर कुछ भी कमेंट कर दें, जो कि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक दो साड़ी और कुछ सूट थे। साड़ी काफ़ी ही क्लासी थी तो वापस रख दी और सूट पहन लिया। मेकअप का सामान बैग में था, लेकिन तनुजा और उसके मेकअप को छूना मतलब बिना बात के ड्रामा। और वैसे भी मेकअप वो तभी करती जब उसका मन हो, और इस वक्त तो उसका जरा सा भी दिल नहीं था। मंगलसूत्र पहनकर उसने अपना चूड़ा पहन लिया और फिर नीचे चली आई। अगर किसी ने तुम्हारे पति परमेश्वर के बारे में पूछा तो? सीढ़ियां उतरते वक्त अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो क्या बता दूंगी कि वो सो रहा है? किसी को क्या ही पता चलेगा। नीचे आकर देखा तो घर के सदस्यों में से कोई भी मौजूद नहीं था। केवल हाउस हेल्पर थे। इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी और इंसान दिखाई नहीं दिया। पेट में चूहे कूद रहे थे। एक कप चाय तो पी ही सकती हूँ, उसने खुद से ही कहा। लेकिन किचन में जा सकते हैं क्या? कहीं किसी को ये भी पसंद ना आए। दो कदम आगे बढ़ते ही ख्याल आया। टेबल पर रखे फल देखकर सोचा, अभी इनसे ही काम चला लेते हैं। आधा सेब खाया था कि ऊपर से आवाज आ रही औरतों पर नजर गई। दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी। क्या सास मेरी सांस छीन लेने की सोच रही है? कासबी ने सुनैना को अपनी ओर एकटक देखते हुए पाकर सोचा, ग्रेट करो से बेवकूफ। फिर किसी ने खुद के अंदर से कहा, और कासबी ने झुककर सुनैना के पैर छुए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। गुड मॉर्निंग, उसने नई नवेली दुल्हन दिख रही लड़की की ओर देखकर कहा। गुड मॉर्निंग, सामने से जवाब आया। किसी ने तो जवाब दिया उसे, वरना उसका पति तो। उसका ये ख्याल नए ख्याल से रिप्लेस होकर अधूरा रह गया। कहीं वो सच में गूंगा तो नहीं? फिर अंदर से किसी ने कहा, और उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं मानो कोई पहेली सुलझा ली हो सकता है ये वजह तनुजा के शादी न करने की हो सकती है। उसने मन ही मन सोचा। बाजुओं के पास किसी की छुअन महसूस होते ही वो अपने ख्यालों में से बाहर आई। मॉम तुम्हें कुछ कह रहे हैं? बाजू में खड़ी अपनी हमउम्र लड़की की आवाज उसके कानों में आ गिरी। कासवी, सॉरी, क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं? दोनों सबके लिए एक डिश, कुछ मीठा बना दो, सुनैना ने कहा। कासवी, ठीक है। फिर उसने अपनी बाजू में खड़ी लड़की की ओर देखकर पूछा, आपका नाम? शालिनी। क्या तुम दो डिश बना सकती हो? एक्चुअली मुझे कुकिंग नहीं आती। किचन में आने के बाद शालिनी ने कहा। कासवी, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। और वो अपने काम में जुट गई। खुद भी कुकिंग में माहिर नहीं थी, लेकिन उसे कुछ डिशेज आती थीं। जब दोनों चीज बन गईं, तब उसने कहा, शालिनी। फिर उसने आगे कहा, क्या आपको आपके नाम से बुलाना ठीक है? शालिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई। डिशेज तैयार हैं, कासवी ने कहा। तुम टेबल तैयार करो, मैं सबको बुलाकर आती हूँ, कहकर शालिनी बाहर की तरफ चली गई। कासवी ने गर्दन हाँ में हिलाकर सहमति दी और वो भी टेबल की ओर चली गई। जब प्लेट्स टेबल पर रख रही थी, तब कदमों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। सामने अध्याय था, जिसके कदम कासवी को देखकर रुक गए थे। किचन में थी तो उसने दुपट्टा एक साइड में बांध रखा था। बाल भी क्लेचर की मदद से जूड़े में बंधे हुए थे। उसमें से कुछ लटें चेहरे पर आ रही थीं। अध्याय एक नज़र उस पे डालकर किचन में चला गया और फिर दूसरे ही पल वो वापस भी आ गया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी।
कासबी उसे कुछ कहती उससे पहले तो वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सबके आने की आवाज़ से कासबी साइड में खड़ी रह गई। सब आकर बैठ चुके थे और शालिनी सर्व कर रही थी और कासबी ने उसकी हेल्प कर रही थी। किसी ने ना ही अध्याय के बारे में पूछा और ना ही उसका इंतजार किया। कासबी को ये बात अजीब लगी। अपने लिए सबका रूखा व्यवहार वो समझ सकती थी, लेकिन अध्याय के लिए उनका ये बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम भी बैठ जाओ शालिनी, मिसेस अरोड़ा ने कहा। कासवी से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसकी नजरें बार बार ऊपर की ओर जा रही थीं। ये तुम्हारा गिफ्ट, अभय ने शालिनी को कुछ तोहफा देते हुए कहा। उसकी मौजूदगी से किसी को कोई फर्क ही नहीं था। उसे ये सब अकॉर्ड सा लग रहा था। वो यहाँ अजनबी के जैसे खड़े नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बिना बताए गई तो कोई उसे गलत न समझ ले। मैं अध्याय को बुलाकर आती हूँ, कहकर वो ऊपर की ओर चली गई। बहुत सारे सवाल उसके मन में सोनामी की भांति उछल रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। बाथरूम से आती पानी की आवाज़ सुन वो कमरे में टहलने लगी। जब अध्याय बाथरूम से बाहर आया तो कासवी को टहलते हुए देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा और खुद रेडी होने लगा, जैसे उसकी मौजूदगी से उसे कोई फर्क ही ना हो। अब कासवी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लिसन, उसने कहा। अध्याय ने रुककर उसकी ओर देखा तो कासवी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ब्रेकफास्ट रेडी है, सब वहीं हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अध्याय कुछ भी ना कहकर फिर से अपने काम में जुट गया और फिर कदम कमरे के बाहर की तरफ लिए। हल्की आसमानी ब्लू रंग की शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने थे उसने, जिसकी वजह से उसकी हाइट और भी ज्यादा लग रही थी। पक्का ये गूंगा ही है, उसे फिर जवाब दिए बिना जाते देख कासवी ने खुद से ही कहा। नीचे पहुंचे तब सब हंसी मजाक करके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अध्याय को देखकर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभय शालिनी को पगफेरे के लिए मायके छोड़ा ना, मिसेस अरोड़ा ने कहा, और तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, उन्होंने कासवी की ओर देखकर कहा। कासवी उनके इस बर्ताव से हैरान थी। अभी कुछ देर पहले तो वो अच्छे से बात कर रही थी, अब क्या हुआ? इस औरत को दोहरे आते हैं क्या? मन ही मन कासवी ने सोचा। अध्याय ने कासवी की ओर देखा तो वो कहीं खोई हुई सी दिखी, जैसे अभी कही बात का उस पे कोई असर ही ना हो। अगर आपके ड्रामे खत्म हो चुके हों तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। नई आवाज़ सुनकर कासवी ने अपनी मुंडी आवाज़ की दिशा में घुमाई। वह, मेरा पति बोल भी सकता है, ये तो कमाल हो गया। आई होप आगे से आप मेरी जिंदगी से दूर रहेंगे, उसने फिर आगे कहा। उसकी आवाज़ एकदम सपाट और शांत थी, लेकिन कहा एक एक लफ्ज काफ़ी भारी महसूस हो रहा था। लेकिन रिसेप्शन के लिए आ जाना, तुम्हारी बीबी के लिए कपड़े भिजवा दूंगी, मिसेस अरोड़ा ने कहा। कासवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अध्याय फिर से कमरे में चला गया। कासवी अब भी वहीं खड़ी थी। वो कभी सामने बैठे लोगों को देखती तो कभी कमरे की ओर जा रहे अध्याय को। ये लोगों को क्या मैं शेरलॉक होम्स लगती हूँ? उसने मन ही मन सोचा और फिर गहरी सांस छोड़कर वो भी वापस कमरे में चली गई। दरवाजे के पास पहुंची तो अध्याय की आवाज़ सुनाई दी। अपनी बैग पैक कर लो, हम कहीं और जा रहे हैं, कासवी ने पूछा। जितना कहा उतना करो, अध्याय की सपाट आवाज आई। कासवी ने गहरी सांस छोड़ी। बैग पैक करने के लिए उसके पास था ही क्या? बैग तो अनपैक करनी भी बाकी थी। जो कुछ सामान बाहर था उसे बैग में रखकर उसने बैग बंद कर दी। ना ही अध्याय ने बैग उठाने में मदद की और ना ही उसके लिए इंतजार करने खड़ा रहा। बैग में काफ़ी कपड़े, जूते वगैरह थे, जिसके चलते बैग को सीढ़ियों से उतारने में दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे नीचे पहुंची तो मिस्टर अरोड़ा ने उसे रोका और कहा, अपने बाप बने चाचा से कहना अपनी लड़की की शादी ना करवाने के लिए। उसे मनगढ़ंत कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। उसके इरादे हमें अच्छे से पता हैं। कासबी को हर बात पहले की तरह लग रही थी। वो ऐसे ही सवालियत नजरों से उन्हें देखती रही। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपने कदम बाहर की ओर कर लिए। अध्याय कार में उसका इंतजार कर रहा था, जो कि बाकी हर कार की तरह लग्जरियस नहीं थी। उसने बैग पीछे रखा और आगे आकर बैठ गई। कासबी समझ गई थी वो उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। शादी होने से उसके लिए दो ही चीज हुई थी, एक तो उसकी मुसीबतें बड़ी थीं और दूसरा उसे ताने देने के लिए
और लोग भी शामिल हो गए थे। कार के शुरू होते ही दिमाग में ख्यालों का इंजन भी शुरू हो गया और फिर पूरे रास्ते वो ख्यालों से घिरी रही। अपनी आंखों के सामने अपने चाचा के घर को देख उसे जरा सी भी खुशी नहीं हुई। वो कार से बाहर निकली तो इस बार अध्याय को उसका बैग निकालने की मेहरबानी करते हुए देखा। बैग निकालने के बाद उसे कार थमाते हुए वो बोला, तुम्हारे यहाँ ड्राइवर तो होंगे ही, खुद आ जाना, इस नंबर पर मैसेज कर देना, एड्रेस मिल जाएगा। फिर कार की ओर देखकर कहा और फिर वापस कार में बैठ गया। कासवी गेट से बाहर जाते हुए कार को देखती रही। कुछ ही सेकंड पहले कहे हुए उसके लफ्ज याद आए और कासवी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट छा गई। कासवी अध्याय के दिए हुए कार्ड को देखे जा रही थी। नंबर उसे याद रह गया, लेकिन उसका फोन भी पता नहीं कहाँ था। तभी दिमाग में कुछ खटका। ओह गॉड, मेरा फोन! पिछले दिन की भागदौड़ के चलते उसे कुछ याद ही नहीं था। शायद वहीं छूट गया हो। नहीं, फोन खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। वह जल्दी से अंदर गई। दामिनी मेन हॉल में बैठी हुई थी। कासवी को अंदर आते देख उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर बैग को देखकर बोली, निकाल भी दिया क्या? ये तनुजा का बैग था तो मैं लेकर आई। मेरा फोन आपके पास है? कासवी ने आगे पूछा। मैं भला तुम्हारे फोन का क्या करूंगी? और हाँ, अगर निकाल दें तो यहाँ आने की तकलीफ मत लेना। क्या कोई वेन्यू से सामान लेकर आया था? कासवी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं तुम्हें तुम्हारी सर्वेंट दिखती हूँ? मेरा फोन नहीं मिल रहा। उसका सेंटेंस खत्म होने से पहले ही हाउस हेल्पर ने आकर कहा, कोई मैनेजर आए हैं, कह रहे हैं किसी का फोन मिला है। कासवी तुरंत दरवाजे की ओर चली गई। वहां जाकर देखा तो उसी का फोन था। थैंक गॉड, उसने ऊपर देखकर कहा। फोन खोलकर कुछ चेक किया और फिर एक गहरी सांस छोड़ दी। जब वो वापस आई तब दामिनी उसकी ओर घूरकर देख रही थी। जब वह अपने कमरे की ओर जाने को बढ़ी तो दामिनी की सख्त आवाज कानों में आ गिरी। सुन कासवी, अगर तूने इस शादी से कहीं भागने की कोशिश की तो कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी तुम्हें और वो हसर करूंगी जो सोचा ना होगा। पहली बार जिंदगी में तुम हमारे किसी काम आई हो। कुछ उल्टी सीधी हरकत करके हमारा नुकसान नहीं करोगी तुम। उन्हें जवाब दिए बिना कासवी अपने कमरे की ओर चली गई। इस घर से छुटकारा मिला, वो ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ वापस आने की तो मैं सोचूं तक नहीं, लेकिन कहीं कोई नई कैद में ना फंस जाऊं। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे ताकि मैं कहीं और जा सकूं, उसने सोचा। अपना सामान बैग में रखकर वो बेड पर लेट गई और फिर से ख्यालों ने दिमाग में दस्तक दी। कुछ याद आते ही वो तुरंत खड़ी हुई और कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही दामिनी की आवाज सुनाई दी, जो कि हाउस हेल्पर को उसके सैलून जाने के बारे में बता रही थी। उनके बाहर निकलते ही कासवी ने एक पल की भी देरी किए बिना कदम ऊपर के फ्लोर की ओर ले लिए। वह जानती थी रोहन अभी तक पक्का सो रहा होगा। वह जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। अब तक वह चाचा चाची और तनुजा का कमरा देख चुकी थी। घर में अब स्टडी रूम और स्टोर रूम ही खोजना बाकी था और उसे पक्का पता था कि डॉक्यूमेंट उन्होंने स्टडी रूम में ही रखे होंगे। वहां जाकर हर लॉकर खोला, हर एक फाइल देख ली, लेकिन खुद के डॉक्यूमेंट्स उसे कहीं नहीं मिले। आखिर कहाँ रखे होंगे? स्टोर रूम में हो सकते हैं क्या? वो कमरा तो रोहन के कमरे के पास में था। अभी वहां जाकर मैं रिस्क नहीं ले सकती, उसने खुद से ही कहा। एक बार और देख लेती हूँ, शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। थोड़ी फाइल इधर उधर करते वक्त आखिर में तिजोरी दिखी। पक्का यहीं पर होंगे। एक उम्मीद सी जागी, लेकिन पासवर्ड कुछ सोचकर तनुजा की बर्थ डेट डाली, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या हो सकता है? बर्थ डेट नहीं होगी कुछ और। अगर 2-3 बार गलत पासवर्ड डालने से लॉक हो गया तो उनको भनक लग जाएगी। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। सोच कासवी सोच, खुद के दिमाग को जोर देते हुए उसने कहा। अचानक से कुछ याद आया। वह नंबर जो हर जगह था, कार की नंबर प्लेट के ऊपर कंपनी के नाम के साथ, यहाँ तक कि उनके जीमेल में भी। ऊपर सीलिंग की ओर देखकर कुछ बुदबुदाया और वो कुछ नंबर डाले। तुरंत लॉक खुल गया। अंदर कुछ फाइल, एक फोल्डर, गहने और बहुत सारे रुपए थे। उन रुपयों की गड्डी को उसने छुआ तक नहीं, न ही साथ रखे गहनों के बॉक्स को खोलकर देखा। नीचे से फोल्डर निकाला और उसे खोलकर देखा तो खुद के ही डॉक्यूमेंट्स थे। सारे डॉक्यूमेंट्स निकालकर कुछ खाली पन्ने उसमें रख दिए। फिर सब जैसा था वैसा ही रख वो जल्दी से अपने कमरे की ओर आ गई। अब उसे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना था।
फाइल को कपड़ों के बीच बैग में डाल दिया और कार्ड निकालकर उसने एड्रेस के लिए मैसेज किया। दूसरे ही पल एड्रेस का मैसेज गया। इतनी जल्दी रिस्पांस की उसे उम्मीद ही नहीं थी। नीचे आकर उसने हाउस हेल्पर को इन्फॉर्म कर दिया। बाहर निकलते ही ड्राइववे में रखी कार दिखी तो सुबह के अध्याय के लफ्ज याद आ गए और मुंह में जैसे कड़वाहट सी घुल गई। कुछ देर बाद दो बैग्स को लेकर वह रास्ते पे खड़ी रहकर टैक्सी रुकवा रही थी। डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो यहाँ से कहीं जा भी नहीं पा रही थी। उसने कभी डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि उसके पास बाहर जाने का रास्ता नहीं था। हाँ, उन्हें खोजा जरूर था। वो एक गलती कर खुद को जिंदगी भर के लिए कैद खाने में नहीं डालना चाहती थी। एक बार गलती की थी उसने इस घर से भागने की, और सजा तो खैर उसे याद रहेगी ही। घर बदतर था, दुनिया उससे भी बदतर है, उसे ये एहसास हो चुका था। लेकिन अब उसके पास जाने का रास्ता था। जल्दबाजी में कुछ भी खराब मत कर देना, उसने खुद से ही कहा। एड्रेस पर पहुंचकर देखा तो अपार्टमेंट था। कासवी ने फ्लोर चेक किया और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। डोरबेल बजाकर खड़ी रही। 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला। अध्याय ने उसे देखकर कुछ भी नहीं कहा और वापस अंदर आ गया। अपने बैग को लेकर वो भी आ गई। लिफ्ट वाला कमरा तुम यूज कर सकती हो। कासवी बिना कोई सवाल किए कमरे की ओर चली गई। मेरे लिए यही अच्छा है, अभी कुछ दिनों के लिए यही मेरा कमरा, फिर इन सबसे आज़ादी। उसने कमरे को देखते हुए बुदबुदाया। अपने बैग्स को साइड में रखा और फ्रेश होने चली गई। अब सर से कुछ बोझ कम हुआ हो वैसा लग रहा था। कल से उसका दिमाग सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। शादी से उसे जरा सी भी खुशी नहीं थी, लेकिन फिर यहाँ से हमेशा आज़ाद होने की उम्मीद ने इस अनचाही शादी का दर्द भी भुला दिया था। और आज तो उसे अपनी आज़ादी की चाबी भी मिल गई थी। उसके डॉक्यूमेंट्स। अब जोरों की भूख लग रही थी। बाहर जाकर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। किचन में जाकर देखा तो सब्जियां वगैरह थीं। उसने जरूरी सामान ढूंढकर कुछ पकाने का सोचा, लेकिन फिर कुछ याद आते ही वो दूसरे कमरे की ओर गई। दरवाजे पे नॉक किया और खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो अपने चेहरे पर सवालियत लिए सामने खड़ा था। क्या मैं किचन यूज कर सकती हूँ? उसने मुंडी हिलाकर हाँ कहा। क्या? दरवाजा कास्बी के मुंह पर ही बंद हो गया और उसका सवाल अधूरा रह गया। वो बैठकर अपनी किस्मत पर रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी। किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरे सुलूक किए थे और वो अपने लिए लड़ना जानती थी। खाने के बाद उसने अपना कमरा भी सजा दिया। शाम होने को आई, तब कोई डिलीवरी वाला आकर पार्सल छोड़ गया था। खोलकर देखा तो कपड़े थे। उफ, ये चमकीले कपड़े। उसने सांस छोड़ी। शाम को उनका रिसेप्शन था, लेकिन उसने कपड़े पहनकर देखने तक की जहमत नहीं की थी। शाम को जब तैयार हो रही थी, तब फिर से डोरबेल बजी। वह जाकर दरवाजा खोले उससे पहले ही अध्याय ने दरवाजा खोल दिया। कोई लड़की थी। मैडम को रेडी करने भेजा है। किसने? कासवी ने पूछा। मिसेस अरोड़ा ने। अगर उसकी चाची ने भेजा होता तो वह मना कर देती। उसने मुंडी हिलाकर उसे अंदर आने के लिए कहा। खैर, आज कोई उसे ब्राइट मेकअप करने के लिए बोलने वाला नहीं था, तो उसने अपनी पसंद के हिसाब से मेकअप करवा लिया। जब वह कमरे से बाहर आई तो अध्याय पहले से रेडी होकर बैठा हुआ था। कासवी को कमरे से निकलते देख वो खड़ा होकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। कासवी ने भी एक गहरी सांस ली और फिर से खुद को एक्टिंग के लिए तैयार कर लिया। रिसेप्शन तो जैसे नाम का था, ऐसा लग रहा था मानो कोई बिजनेस गेट टू गैदरिंग हो। लोगों को यहाँ दुल्हन बदलने से फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो किसी के शेयर होल्डर बदलने से, किसी की कंपनी बदलने से, किसी की इन्वेस्टमेंट बदलने से या प्रोजेक्ट बदलने से। बदलते रिश्ते नातों की उसकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं थी। अरोड़ा फैमिली कहो या फिर सक्सेना फैमिली, इस वक्त दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्यार लुटाए जा रहे थे। इन सब में शालिनी की माँ ने पूछा, तनुजा का कुछ पता चला? नहीं, उसने हमें बहुत निराश किया, दामिनी ने जवाब देते हुए कहा। दरअसल अभय ने जो उसके साथ किया, उसके बाद तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी फैमिली की सोच कर तैयार हो गई थी। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन अंत में कासवी ने खुद ही ये उपाय दिया था। बिन पूछे सवाल का लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते हुए दामिनी ने कहा। अभय और शालिनी की बात बीच में ही आती शालिनी की माँ ने आगे कुछ सवाल नहीं किया। बहुत समझदार है कासवी, जो अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचती है, वरना इन बच्चों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। सुनैना ने भी सहमति देते हुए कहा। कासवी बस इन औरतों की बातें सुनती जा रही थी। उसमें कुछ भी सच नहीं था, लेकिन उसे हैरानी नहीं थी। इन सब में कासवी को अगर किसी ने हैरान किया हो तो वो था अध्याय।
वैसे तो रिसेप्शन में आने से पहले एकदम मुंह लटकाया खड़ा था, जैसे उसे यहाँ कदम भी ना रखना हो, लेकिन यहाँ आते ही सबसे ऐसे मिलझूल रहा है जैसे उसे सच में यहाँ मजा आ रहा हो। कुछ देर पहले का बर्ताव दिखावा था कि जो अभी उसके सामने था वह कास्वी समझ नहीं पा रही थी। अब तक अध्याय ने किसी को भी उसके साथ मिलवाया नहीं था, जैसे वह वहीं हो ही नहीं। ये सब जो करना है करें, मुझे अभी खाना है, जमकर भूख लग रही है, और वैसे भी इतनी बढ़िया एक्टिंग करने के बाद अच्छा सा खाना तो मैं डिजर्व करती हूँ। कास्वी ने मन ही मन सोचा। फिर वह डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। सबकी नज़रों में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए प्लेट लेकर पीछे की ओर आ गई जहाँ कोई भी नहीं था। करीबन 3 घंटे बाद सब एक के बाद एक करके वापस लौट रहे थे। अंत में केवल तीनों फैमिली ही बाकी थीं। कास्वी जब वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तब तक वो भी जा चुके थे और अध्याय भी उसे कहीं नहीं दिखा। जो नंबर उसने दिया था उस पे मैसेज करके देखा, कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल लगाई तो किसी ने रिसीव नहीं की। तीनों फैमिली भी चली गई थी, सिर्फ वह अकेली रह गई थी। अगर छोड़कर ही जाना था तो पहले ही बता देता, कम से कम कैब तो बुक करके रखती। उसे गुस्सा आ गया। इतनी रात को इन अनकंफर्टेबल कपड़ों में रास्ते पे खड़े होकर व्हीकल ढूंढना, मतलब खुद ही मुसीबत को न्योता देना। आसपास नजरें घुमाई तो अभी कुछ वर्कर्स थे वहां पर। कास्वी ने कैब के आने तक साथ रुकने के लिए सबको रिक्वेस्ट की और वो मान भी गए। घर जाकर डोरबेल बजाकर खड़ी रही। कुछ पलों के बाद उसने दरवाजा खोला, लेकिन पूछने तक की जहमत नहीं की कि वह किसके साथ लौटी थी। कास्वी ने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर कमरे में चली गई। ऐसे पेश आता है मानो मुझे नहीं उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी हो। हद है, इंसानियत के नाते ही पूछ लिया होता। बीबी वगैरह तो बात की बात थी। वो अपना मेकअप निकालते हुए बड़बड़ा रही थी। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखकर फिर कहा, रिलैक्स कास्वी, टेक अ डीप ब्रीथ। इतना दिमाग में डाल दे कि ये लोग भी तेरे उसी घर वालों की तरह हैं। सो नो एक्सपेक्टेशन। खुद को और अपनी जिंदगी दोनों को तुझे खुद संभालना है। तेरे लिए यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला। इस नए दलदल में फंसकर रह जाए उससे पहले कोई रास्ता ढूंढ और निकल जाए यहाँ से। गहरी सांस छोड़कर खुद को कंपोज करके फ्रेश हो गई और फिर सब काम पेंडिंग रख के सबसे पहले किसी को एक ईमेल भेजी और फिर आगे के बारे में सोचते हुए कब नींद ने उसके दिमाग में पहरा दे दिया उसे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन वो पूरा दिन घर में ही रही। अध्याय जल्दी सुबह ही चला गया था और अभी शाम को लौट रहा था। कास्वी लैपटॉप पर कुछ करने में व्यस्त थी। न उसने अध्याय से बात करने की कोशिश की, न ही अध्याय ने उससे। हर रोज ऐसा ही चलता रहा और हफ्ता बीत गया। दोनों फैमिली में से किसी ने भी उनके बारे में कुछ नहीं पूछा था। वह दोनों ने भी नहीं। दोनों अपने तरीके से जी रहे थे। आज अध्याय जब रेडी होकर आया तब कास्वी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी थी। वह दिन भर घर में ही रहती थी। करने को कुछ था नहीं। वैसे आदत थी उसे ऐसे दिन भर घर में रहने की, लेकिन फिर भी यहाँ पता नहीं क्यों वह बोर हो रही थी। उसे अध्याय के बारे में नाम के अलावा कुछ पता नहीं था। आज उसने बात करने की छोटी सी कोशिश की। तुम कहाँ जॉब करते हो?" अध्याय निवाला चबाते हुए रुक गया। उसे ऐसे देख कास्वी ने कहा, आई मीन तुम्हारी ऑफिस कहाँ है? वो अगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। तुमसे मतलब? अध्याय ने सपाट लहजे में पूछा। नहीं, वो मुझे पता नहीं है। अगर किसी ने पूछा कि मेरा पति, उनसे कहना मैंने अपनी बहन की जगह शादी की थी तो मुझे पता नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, इसके चलते हम एक दूसरे की पर्सनल बातें नहीं जानते। कास्वी का सेंटेंस खत्म हो उससे पहले ही अध्याय ने बीच में कहा, और हाँ, मेरी जिंदगी से तुम दूर रहो। मैं कुछ भी नहीं कहता, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम खुद को मेरी बीवी समझो। मेरे लिए ये शादी कुछ मायने नहीं रखती। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो अपने बैग्स उठाकर अपने घर जा सकती हो। टेबल से खड़े होते हुए उसने आगे कहा, आई एम सॉरी। कास्वी सिर्फ इतना ही कह पाई। उसे रिसेप्शन का दिन याद आया। यही शब्द उसे रिसेप्शन के दिन सुनैना और शालिनी की माँ से बार बार सुने थे। कैसे अपनी बहन की जगह उसने शादी की है। पैसे बिजनेस के लिए वो कैसे गिर गई थी। उसके माँ बाप ने कैसे शादी का खेल किया था। माँ बाप, मुंह में फिर से कड़वाहट घुल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अध्याय ने उसे जाते देखा और फिर गहरी सांस छोड़कर वह भी चला गया। उस दिन के बाद जब अध्याय घर में होता तब कास्वी कमरे से बाहर नहीं आती थी और अध्याय भी उसके सामने नहीं आता। उन दोनों में अगर किसी बात की अंडरस्टैंडिंग थी
तो वह थी किचन के कामों को लेकर, क्योंकि बाकी घर के काम के लिए एक हाउस हेल्पर आती थी, लेकिन खाना पकाना और बर्तन खुद ही साफ करने होते थे। कास्बी के उसूल उसकी नाराजगी, किसी को भूखा रखने या खाने पे नहीं निकालने देते थे। वह जब भी जल्दी उठ जाती, 2 लोगों का ब्रेकफास्ट बना देती। शाम को भी उसके पास करने को कुछ होता नहीं था, तो डिनर भी वही पका देती और अध्याय भी बिना किसी शिकायत के वह खाना खा लेता। शाम के बर्तन की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। दोनों का जैसे ये रूटीन बन चुका था, लेकिन इससे बढ़कर कोई बात, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों में। 1 महीना होने को आया था, दोनों के रूटीन में कोई बदलाव नहीं था। काश भी दिन भर घर में रहकर या तो किताब पढ़ती या फिर लैपटॉप पे कुछ ना कुछ करती रहती, और अध्याय, वह सुबह निकले तो रात तक कभी वापस नहीं लौटता। घड़ी सुबह के 6 बजे का समय बता रही थी। अध्याय अपने कमरे में बैठ वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहा था। ओके, आज के लिए इतना ही, उसने आसपास रखी फाइल बंद करते हुए कहा। वीडियो कॉल के कट होते ही उसका मोबाइल बज उठा। कॉल रिसीव कर स्पीकर पे रखा और अलमारी में से जॉगिंग के कपड़े निकालते हुए बोला, अब क्या रह गया वैभव? कुछ नहीं रह गया। तुझसे ये पूछना था कि शादी कैसी चल रही है। सामने से मजाकिया आवाज आई, ऐसी फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, कहकर अध्याय ने कॉल कट कर दिया। शादी शादी किए हुए उसे महीना हो चुका था, और इस 1 महीने में यकीनन इस बीबी नामक प्रजाति ने उसका दिमाग खराब करके रखा था। शादी के मंडप से लेकर अब तक इस लड़की को मैं जरा सा भी नहीं समझ पाया हूँ। खैर, समझना ही क्यों है मुझे, वो खुद ही मुझसे तंग आकर डिवोर्स दे दे तो बढ़िया होगा। कमरे की चीजें इधर उधर रखते हुए वो बुदबुदा रहा था। मुझे लगा था महलों में पली बड़ी पापा की परी को ये छोटे से अपार्टमेंट में सांस नहीं आएगी, लेकिन वह तो ऐसे रहती है मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं। ना ही वह उसकी बहन की जगह शादी करने का गुस्सा जताती है। हाँ, शादी के मंडप में पहली बार देखी उसकी लाल आंखें यकीनन उसकी नामर्जी जाहिर कर रही थी, लेकिन फिर 1 महीने भर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसने शादी को लेकर कोई शिकायत की हो। ना उसने तब फरियाद की थी जब पहली रात वह उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था, न तब जब वह उसे उसके घर पे अकेला छोड़ आया था, न ही तब जब वह उसे अपने ही रिसेप्शन पर छोड़कर चले आया था। मुझे तो लगा था ये लड़की इन बातों का बतंगड़ बना देगी, लेकिन इसने तो उफ तक नहीं की। लगा था उसने जिंदगी में एक बर्तन तक नहीं उठाया होगा। खुद का खाना वह कैसे पकाएगी, लेकिन नहीं, उसे तो बखूबी आता है। वो अपने काम बिना किसी शिकायत के खुद ही कर लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवोर्स का प्लान तो फेल हो जाएगा। वो खुद ही चली जाए तो बेहतर है। मुझे उसकी कमजोरियां ढूंढनी होंगी। सोचते हुए वह जिम के लिए चला गया। कास्बी की सुबह आज बाकी दिनों से जल्दी हो गई थी। उसने पेस्टल लेवेंडर रंग का सूट पहना था, जिसका दुपट्टा अभी डाइनिंग टेबल की कुर्सी में पड़ा हुआ था। बाल अभी भी गीले थे। वह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। अध्याय जब जिम से लौटा तो उसने कास्बी को किचन में देखा। उसे ऐसे देख अध्याय को थोड़ी सी हैरानी हुई। वह इतने दिनों सुबह सुबह ही निकल जाता था। वह कभी कभी सुबह जाग जाती तो किचन में हेल्प करती, लेकिन आज वह बाकी दिनों के जैसे नहीं थी। अध्याय को देखकर कास्बी के जल्दी जल्दी चलते हाथों की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। अध्याय ने उबल रहे दूध की ओर देखा और फिर साथ में दूसरी ओर बन रहे आमलेट की तरफ देखा। तुम्हारे लिए बना दूं? बात की शुरुआत करते हुए कास्बी ने कहा। जस्ट 2 eggs, अध्याय ने कहा। कास्बी जब तक वापस गैस की ओर मुड़ी, दूध पतीले से बाहर निकलने वाला था। उसने जल्द से गैस बंद कर दी। उसे ऐसे हड़बड़ाहट में देख अध्याय कॉफी निकाल फेंटने लगा। टेबल पर भी कास्बी जल्दी जल्दी खा रही थी। अब अध्याय से बर्दाश्त ना हुआ। कहीं जा रही हो? हम हाँ, आज से स्कूल रीओपन हो गए हैं ना? अध्याय ने सवालियत नजरों से उसकी ओर देखा। मैं स्कूल टीचर हूँ। ओह अच्छा। वह जल्दबाजी में अपना बैग लेकर निकल गई। यहाँ से स्कूल दूर था और पहले दिन के चलते उसे रोज से थोड़ा जल्दी जाना था। खैर, वो हाई स्कूल टीचर थी तो उसे पहले दिन बच्चों के रोने धोने की टेंशन नहीं थी। अध्याय उसे दरवाजे से बाहर जाते देखता रहा। वह जब दिखना बंद हो गई तो बुदबुदाया, स्कूल टीचर बच्चे से संभलते भी होंगे, खुद भी तो बच्चे जैसी ही है। उसकी आंखें इस नई बात की हैरत से चमक रही थीं। खैर, हैरानी तो इस बात की थी, मॉडलिंग किसी कंपनी या कोई और जॉब के बजाय वह एक स्कूल टीचर की जॉब करती है। ये भी बड़ा शॉकिंग था। अध्याय ने सर झटका और फिर कमरे की ओर चला गया। इसके बाद से रोज सुबह यही रूटीन रहता।
जो पहले उठ जाता वो ब्रेकफास्ट बना लेता। खैर बात दोनों के बीच कुछ होती नहीं। कास्बी की स्कूल दोपहर में खत्म हो जाती तो वो दोपहर को वापस आ जाती और अध्याय हमेशा की तरह रात को लौटता। हफ्ते बाद एक दिन जब अध्याय अपार्टमेंट से बाहर निकला तब उसे कास्बी दिखी। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? दूसरे ही पल उसे उसका जवाब मिल गया जब उसे कैब में बैठते देखा। लेकिन अध्याय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन बाद जब उसे सिटी बस से जाते देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। जा रही बस को देखकर वह बोला, मुझे तो लगा था इसका अपना पर्सनल ड्राइवर होगा। आ रही कॉल को देखकर वो ख्यालों से बाहर आया। कॉल रिसीव तो की लेकिन अब भी ख्याल उसी पे आकर ठहर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना, दिन भर घर में रहना, इतने दिनों में एक बार भी घर न जाना, ना ही उससे कोई मिलने आता है। शायद मैं जो समझ रहा था वैसा नहीं है। उसने सामने से कही जा रही बातों को काटते हुए कहा, वैभव तूने तनुजा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई ना? उसमें कास्बी के बारे में कुछ था क्या? नहीं तो क्या हुआ? पता लग सकता है क्या? अध्याय ने जवाब देने के बजाय सामने सवाल किया, क्यों, तुझे क्यों जानना है उसके बारे में? कहीं प्यार ब्यार तो नहीं हो गया ना? वैभव मुझे शाम तक पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर उसने कॉल कट कर दी। गहरी सांस छोड़ी, फिर वह भी चला गया। करीबन 2 महीने बीत चुके थे। अब भी दोनों के बीच कोई प्रोग्रेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि दोनों ने डिवोर्स के बारे में ना सोचा हो, लेकिन उसके लिए वह दोनों अभी अप्लाई नहीं कर सकते थे। और फिर अभी दोनों अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी अजनबी के साथ 1 साल तक साथ रहने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों के बीच दिन भर में सिर्फ 10 लफ्ज की अदला बदली होती थी। उनमें से 8 लफ्ज तो कास्बी के ही होते थे। आज अध्याय जल्दी घर लौट आया था। जब वह घर में अंदर आया तो डाइनिंग टेबल पर एक किताब दिखी और किचन में से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। उसने पहली बार जल्दी घर आया देख कास्बी हैरान हुई, लेकिन उसने एक भी सवाल नहीं किया। अध्याय अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ 15-20 मिनट बाद वह वापस हॉल में आया। कास्बी अब सोफे पर लेटी हुई थी और वह किताब उसके हाथों में थी। कास्बी की ओर देखकर उसने कहा, मैं 2 दिनों के लिए शहर में नहीं हूँ, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। अध्याय को वहां खड़े देख कास्बी तरीके से बैठ गई। घर का जिक्र होते ही उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर चुका था। गला साफ करके उसने कहा, क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकती? अध्याय ने उसे हैरानी से देखा, फिर कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं घंटे बाद जा रहा हूँ, ठीक है? आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। अध्याय के जाने के बाद वह अकेली थी। खैर वहां कोई आता जाता नहीं था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। 2 दिन आराम से बीत गए, लेकिन अब भी अध्याय नहीं लौटा था। आज तीसरा दिन था और शाम के 6 बजने वाले थे। काश फोन में कुछ पढ़ रही थी, लेकिन फिर एकदम से उठकर वह वॉशरूम की ओर चली गई। फिर वापस आकर अलमारी छानने लगी। सैनिटरी नैपकिन्स तो कोई लड़की कैसे भूल सकती है, कास्बी ने खुद से ही कहा। जब पूरी अलमारी खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने डार्क रंग की जीन्स पहन ली और कमर पर जैकेट बांधकर वह कमरे से बाहर निकल गई। नजदीक में एक फार्मेसी देखी उसने। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा था। जल्दी जाकर आती हूँ, वरना इस दर्द के मारे तो मैं करवट बदलने के काबिल भी नहीं रहूंगी। घर को लॉक करते हुए उसने बुदबुदाया। जब वापस आई तब घर अंदर से बंद था। वह लौट चुका होगा, उसने अंदाजा लगा लिया और फिर डोरबेल बजाई, लेकिन 2 मिनट के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। फिर से डोरबेल बजाई। चलकर जाने और वापस आने के चलते अब दर्द बर्दाश्त के बाहर था। वह दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। अब की बार दरवाजा खुला। देखा तो अध्याय गीले बालों के साथ खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वह अंदर आ गई। कुछ भी बात या सवाल किए बिना सीधा अपने कमरे में चली गई। अध्याय को उसका बर्ताव अजीब सा लगा। काफी समय बीत चुका था। खाने का वक्त होने वाला था। जब से शादी हुई थी कास्बी डिनर बना देती, लेकिन आज किचन में सन्नाटा था। अध्याय ने कास्बी के कमरे के बाहर नॉक किया। बार बार नॉक करने के बाद आखिर दरवाजा खुला। देखा तो सामने कास्बी गुस्से में खड़ी थी। क्या है? चेहरे और बर्ताव से वह बीमार सी लग रही थी। वो तुम ठीक हो? तुमसे मतलब? गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही थीं, इसलिए पूछा। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अध्याय ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। हाँ तो मत करो ना बात। क्यों करते हो? कोई भी तो नहीं मैं तुम्हारी। कोई क्यों फिक्र करेगा मेरी? उसका गुस्सा अब आंसुओं में तब्दील हो चुका था और वो घूर कर रोते हुए अध्याय को देख रही थी। अब जाओ भी यहाँ से।
अध्याय का दिमाग अभी चकराने को था। वह वापस बेड पर जाकर तकिए में अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। उसकी सिसकियां दरवाजे के उस पार अध्याय को सुनाई दे रही थीं। अध्याय ने गहरी सांस छोड़कर कदम किचन की ओर लिए। शायद अब उसका सब्र टूट चुका होगा। कुछ सामान निकालते हुए वह बुदबुदाया, एक बार पूछ लूं क्या? नहीं, फिर वह इसे मेरी हमदर्दी समझेगी। करीब 45 मिनट के बाद खाने की मेज पर बैठते वक्त उसने सोचा, बीमार सी लग रही थी, पूछ ही लेता हूँ। वह टेबल से उठने वाला था कि कास्मी कमरे से बाहर आई। अध्याय को टेबल के पास देखकर उसने अपनी आंखें भींच लीं। उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसकी अटेंशन के लिए मरे जा रही हूँ। नहीं, अध्याय रोड़ा, ये सब उन स्टूपिड पीरियड्स हार्मोन्स की गलती है। उसने मन ही मन सोचा, वो शाम के लिए सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। टेबल के पास आते हुए उसने कहा। उसे कमरे से बाहर देख अध्याय वापस बैठ अपने लिए खाना परोस रहा था। एक्चुअली वह आगे कुछ कहे उससे पहले कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल उसके अंदर गई और उसने पूछा, क्या बनाया है ये? चिकन, कोई दिक्कत? कहते हुए अध्याय ने कासबी की ओर देखा तो वह अपना मोबाइल वहीं छोड़ मुंह पर हाथ दबाए कमरे में जल्दी से चली गई। सच में इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अध्याय ने सोचा। गहरी सांस छोड़कर वह भी पानी लेकर उसके कमरे में गया। वॉशरूम से आती पानी की आवाज़ सुनकर वह वहीं रुक गया। कासबी अपने सर पर हाथ रखकर बाहर आई। दरवाजे पर आकर वह गिरते गिरते बची। उसे ऐसे देख अध्याय ने कहा, तुम ठीक नहीं हो, हॉस्पिटल चलना है? नहीं, ठीक हूँ मैं, कासमी ने भारी सांसों के साथ कहा। अध्याय उसे कंधे से सहारा देकर बेड तक ले आया और पानी दिया। आई एम सॉरी, आर यू श्योर यू आर फाइन? उसे नज़रअंदाज करते हुए अध्याय ने पूछा। इट्स जस्ट पीरियड्स एंड दैट स्मेल फ्रॉम चिकन सक्स। वह एक्चुअली मुझे पीरियड पर कुछ दिक्कत होती रहती है। ओह, अध्याय सिर्फ इतना ही कह पाया। उसे पता था लड़कियों को दिक्कत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये नहीं पता था और वह किसी औरत के करीब रहा भी नहीं था, तो उसे इस बात का ख्याल तक नहीं आया। मुझे नहीं पता, तुम्हें चिकन से दिक्कत होगी, तुम तो नॉनवेज खाती हो। क्या तुम खाने के बाद उसे डिस्कार्ड कर दोगे? मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। कासबी ने गहरी सांस लेकर उसके सवाल का जवाब दिए बिना कहा, ठीक है। 20 मिनट बाद अध्याय ने आकर कहा, अब स्मेल नहीं आ रही, आ जाओ। वह जब दूसरी बार बाहर आई, एक अच्छी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उसे जानी पहचानी सी लगी। लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है ये। अध्याय ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। अभी कुछ देर पहले एक चिकन की स्मेल से इसे उल्टी आ गई और अब ये खुशबू उसे पसंद आ रही है। क्या ये भी पीरियड्स की वजह से? वैभव सही कहता था, लड़कियां पीरियड्स पर बहुत जानलेवा और अजीब हो जाती हैं। वह उसे हैरानी से देखता है। कासबी ने फटाफट से पास्ता उबालने को रखा। फिर अध्याय का ख्याल आया तो वह टेबल ठीक कर रहे अध्याय को पूछा, तुम खाओगे पास्ता? अध्याय उसे कैसे बताता कि स्मेल मिटाने के चक्कर में उसने सब फेंक दिया था। श्योर। आधे घंटे बाद वह अपनी प्लेट लेकर टीवी के सामने बैठ गई, जबकि अध्याय सोफे पर बैठ अपना कुछ काम कर रहा था। किचन में प्लेट रखी है तुम्हारी? अध्याय ने उसकी ओर हैरानी से देखा। आज वह कोई और ही लड़की थी। वह खाकर उठ भी गया और कासबी पता नहीं क्या कार्टून देख रही थी। उसे परवाह भी नहीं थी कि अध्याय वहीं पर है और उसका मजाक बनाएगा। जब किचन साफ करके वापस आया तब भी वह वहीं बैठी थी। अध्याय अपने कमरे में चला गया। 11 बजने वाले थे और टीवी में से हल्की सी आवाज आ रही थी। अध्याय ने हॉल में जाकर देखा तो वह सोफे पर ही सो चुकी थी। बाल चेहरे पर बिखर चुके थे और टीवी पर अब कोई सॉफ्ट लोफी म्यूजिक बज रहा था। बीच में रखी सेंटर टेबल पर एक किताब अधकुली पड़ी थी। सोफे के कुशन को घुटनों की मदद से पेट पर दबाकर रखा हुआ था। इस तरह बॉल की तरह पूरी सिमटकर लेटी थी कि सोफे की आधी जगह खाली बच गई थी। खुद के हाथ अपने इर्द गिर्द इस कदर लपेटे थे मानो खुद को बचा रही हो, लेकिन किससे? ठंड लग रही होगी। कहीं दूर उसके अंदर से आवाज आई। अध्याय ने कमरे से ब्लैंकेट लाकर उस पर डाल दिया, लेकिन वह नींद में कराह रही थी, जैसे दर्द में हो। 2 महीने में तो उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। अध्याय कुछ देर उसे देखता रहा। यकीनन आधा सोफा खाली था, लेकिन वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। उसने झुककर कासबी को बाहों में उठा लिया और फिर उसे उसके बेड पर लिटाकर कंबल सही से उसकी गर्दन तक ढक दिया। चेहरे की ओर देखा तो उस पे बिखरे बाल जैसे उन्हें वहां से हटाने को कह रहे थे। अध्याय के हाथ अपने आप उन्हें हटाने लगे, जैसे उनका खुद का दिमाग हो।
फिर अचानक से कुछ रियलाइज होते ही उसने अपना हाथ झटके से पीछे ले लिया और जल्दी से कमरे के बाहर आ गया। दाएं बाएं सिर झटका, उसे उठाने की क्या जरूरत थी? अब वह फिर से गलत समझेगी। मैं उसकी फिक्र कर रहा था क्या? फिर कहीं दूर अंदर से सवाल आया। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। खुद के सवाल का जवाब खुद ही देते हुए वह बुदबुदाया और फिर कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन कासवी को खुद को बेड पर देखकर हैरानी हुई। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो हॉल में थी, यहाँ कैसे पहुंची? क्या अध्याय? नहीं, वह भला मुझे यहाँ क्यों सुलाएगा? तो फिर मैं कैसे आई? मोबाइल में बज रहे अलार्म की आवाज़ सुन खुद से बातचीत का सेशन अधूरा छोड़ वह बाथरूम की ओर बढ़ गई। ब्रेकफास्ट के वक्त उसने अध्याय से पूछा, क्या कल रात तुम मुझे कमरे तक ले गए थे? मैं क्यों भला तुम्हें कहीं भी लेकर जाऊंगा? कल तो इंसानियत के नाते सब साफ सफाई कर तुम्हारी हेल्प कर दी थी। उसके अलावा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखो। आगे उसने कहा, वह मुझे याद है कि मैं सोफे पर थी, फिर बेड में। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे क्या पता? और पीरियड्स ही तो हैं, इतना क्या? तुम्हें पीरियड्स नहीं आते तो अपना ओपिनियन मत दो। एक हेल्प की और एहसान जिंदगी भर का गिनवा रहे हो, कासवी ने गुस्से से कह दिया था। फिर वह किचन में चली गई। जब ये पीरियड्स पर हो, इससे कुछ नहीं कहना है। पिछले दिन से उसके बदले अंदाज देख रहे अध्याय ने मन ही मन सोचा। दूसरे 2-3 दिनों तक अध्याय डिनर को बात करते हुए कासवी के सामने नहीं आया। कासवी को आज भी पता नहीं चला कि वह आखिर कमरे में कैसे पहुंची थी। बहुत सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पे आई थी कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी हो सकती है। एक कोशिश से बात का सिलसिला शुरू होता और फिर से ऐसा कुछ होता कि वह सिलसिला टूट जाता। फिर एक बार और एक अरसा गुजर जाया करता, दिन से हफ्ता और हफ्ते से महीना। अब दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में कंफर्टेबल हो चुके थे। सुबह दोनों का ब्रेकफास्ट का टाइम भी करीबन एक ही होता। इसके चलते कभी कभार दोनों के बीच छोटी सी बात हो जाती। आज जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मिस्टर अरोड़ा का कॉल आया, जिस पे अध्याय भड़का हुआ था। आपने साफ कहा था इस शादी के बाद आप मुझे फिर से कॉल नहीं करेंगे। कॉल पे सामने मिस्टर अरोड़ा क्या बोल रहे थे वो कासवी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन शादी का जिक्र होते ही उसने अपना ध्यान हो रही बातों पर दिया। आपको जो मर्जी चाहे वो बता दें, लेकिन मैं आपके उस घर में नहीं आ रहा। और फिर अध्याय ने कॉल कट कर दी। दूसरे पल वापस कॉल की टोन बजी। उसने उठाकर हाय हेलो के बिना ही कहा, मैं कह चुका हूँ आपको, जो कहना हो कहें, जो करना हो वो करें, लेकिन आइंदा मुझे कॉल करके परेशान ना करें। बार बार कॉल। अचानक वह बोलते हुए रुक गया, मानो उसकी बात जैसे सामने वाले ने काट दी हो। फिर कुछ सोचते ही उसकी नसें गुस्से से फूलने लगीं। हाथों में पकड़ी चम्मच पर पकड़ इतनी मजबूत की थी कि थोड़ी ही देर में हाथ के पोर सफेद होने को आए थे। इस बार कॉल सामने वाले ने कट की थी। अध्याय ने गुस्से से हाथ कुर्सी के हैंडल पर दे मारा और फिर खाना अधूरा छोड़कर वह कमरे में चला गया। 2 दिन बाद आज अरोड़ा की सक्सेस पार्टी थी और दिखावे के लिए कहलाता दूसरा बेटा भी मौजूद था। अध्याय को उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसके यहाँ आने का मकसद कुछ और था, लेकिन अध्याय का बर्ताव कासवी को समझ नहीं आया था। उसे आना तो होता ही नहीं यहाँ, लेकिन आते ही उसका नया रूप देखने को मिल जाता है। और ये दूसरी बार का था। कासवी अकेली खड़ी सारे तामझाम को देख रही थी, जबकि शालिनी के आसपास कई औरतें थीं। तनुजा भी पार्टी में शामिल थी। उसे कोई मतलब नहीं था किसी से। जो हुआ था सब भुला चुके थे और वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी सबसे मिल रही थी। अध्याय जो कि किसी से बातों में व्यस्त था, उसका आधा ध्यान कासवी के ऊपर था और अभी किसी को देखकर उसकी नजरों में गुस्सा उतर आया था। अध्याय ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो रोहन और एक लड़का उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह अपनी जगह पे खड़ा उन्हें देखता रहा। अध्याय को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन कासवी कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। उसने अपने हाथ से ड्रेस के साइड के किनारों को मुट्ठी में पकड़े हुए थे। चेहरा साफ साफ उसकी नापसंदगी दिखा रहा था। वह अपनी जगह से कासवी की ओर चला गया। जब उसकी ओर देखा तो वह उस लड़के को देखकर अपनी आंखों में वो गुस्सा और चिढ़ लिए खड़ी थी जो अध्याय ने आज तक कभी नहीं देखा था। एक्सक्यूज मी, अध्याय ने आकर कहा। ओ हेलो जीजा जी, रोहन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, अध्याय ने सपाट लहजे में कहा। उसने दूसरे लड़के की ओर सवालियत नजरों से देखा तो उसने कहा, आप मुझसे नहीं मिले? मैं कौशल, रोहन का दोस्त और कासवी का भी दोस्त।
है ना कासवी? उसने आई विंक करते हुए कहा। कासवी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अध्याय बोला, कासवी थोड़ी देर के लिए चलो मेरे साथ, किसी से मिलवाना है। आज शायद पहली बार उसके मुंह से कासवी सुना था। वह अक्सर अपनी बातें ऐसे ही आके कह दिया करता। जिस शांत लहजे में उसने अपना नाम कहा था, कासवी को अजीब सा एहसास हुआ। जल्द मिलेंगे, कौशल ने कासवी की ओर देखकर कहा। कासवी जब वहां से चली आई तो उसने न जाने कब से रोकी हुई सांस छोड़ी। अध्याय अब उसे कुछ लोगों से मिलवा रहा था। उसके मुंह से खुद का नाम और उसकी बीवी सुनना अजीब सा लग रहा था। ये पहली बार था जब वह उसे अपनी बीवी के नाते इंट्रोड्यूस करवा रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर से अकेली खड़ी थी। इस बार मिसेस अरोड़ा उसके पास आई थीं। साथ कई औरतें भी थीं। ये है मेरी छोटी बहू, कहकर उन्होंने सबको कासवी से मिलवाया। कासवी को उनकी मीठी बातें सुन अब हैरानी नहीं हुई। उसने सभी उनके खेल में साथ दे दिया और फिर कुछ देर बाद वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल आई। जब वापस आई तब अध्याय अब शांति से काउंटर के पास बैठा था। कासवी ने उसके पास जाकर पूछा, और कितनी देर? अब बस चलते हैं। तुम्हारे घर वालों को बताना नहीं? अध्याय ने आगे पूछा। जरूरत नहीं है। इस आदमी को सच में समझ नहीं आ रहा या फिर मेरा मजाक बना रहा है, कासवी ने मन ही मन सोचा। उन्हें जाता हुआ देख कौशल उनकी ओर आते हुए बोला, अभी से कहाँ चल दिए? पार्टी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। कासवी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अध्याय ने कहा, ओह जल्द मिलेंगे कासवी, कौशल ने कहा। लेकिन कासवी अब भी चुपचाप आगे बढ़ गई। कार के शुरू होते ही उसने अपना सिर सीट के साथ टिका दिया। उसके सर में दर्द होने लगा था। आज जब तनुजा को चाची के साथ देखा तो न जाने क्यों दर्द सा महसूस हुआ था। अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वह भी उसको इसी तरह सपोर्ट करते। माँ बाप ख्याल आते ही एक आंसू टपक कर बह गया। वैसे ही आंखें बंद करके सीने पर हाथ रखकर उसने दर्द कम करने की कोशिश की, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसे नहीं अच्छा लगता जब कौशल उसे उन गंदी निगाहों से देखता है और खुद उसका भाई उसकी बहन का इस कदर मजाक बनाता है। दर्द होता है उसे। खुद की बहन ना सही, करीबी तो थी वो उसकी। आज उसके पास कोई नहीं था। किसी के पास उसका बाप, माँ, भाई, हस्बैंड, बहन। वो सिर्फ एक अकेली थी। बगल में बैठे अध्याय का ख्याल आते ही उसने मुंह पूरा खिड़की की ओर कर लिया और फिर आंसू पोंछ दिए। फिर कुछ देर वैसे ही खिड़की के बाहर देखती रही। जब रास्ता अनजाना सा लगा तब उसने अध्याय की ओर मुड़कर कहा, ये घर का रास्ता तो नहीं है? हाँ, कुछ खाकर जाते हैं, देर हो गई है। थोड़ी देर बाद नजदीकी रेस्टोरेंट में उसने कार रोक दी। लेकिन कासवी का दिल और दिमाग आज न जाने किस दर्द और ख्याल से भरे हुए थे। वह सिर्फ गिने चुने 4 निवाले ही खा सकी। अध्याय ने वापस लौटते वक्त 2 कॉफी पार्सल ले ली। वह फिर से आंखें बंद करके बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद जब कार रुकी तो ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसने आंखें खोलकर अगल बगल में देखा, फिर सामने की ओर आए समंदर की ओर देखा। इतने रात के चलते भी कई लोग वहां बैठे हुए थे। कासवी पहले थोड़ी हैरान हुई। अध्याय ने यहाँ क्यों कार रोक दी? उसका चेहरा ये सवाल साफ दिखा रहा था। तुम यहीं पर बैठोगी या आओगी? ये आदमी पागल है, कासवी ने सोचा और दरवाजा खोल बाहर आ गई। उसे कार से बाहर निकलता देख अध्याय भी निकल गया। कासवी थोड़ा चलने के बाद एक जगह आकर बैठ गई। अध्याय भी उसके पास जाकर बैठा। फिर कुछ देर पहले खरीदी हुई कॉफी में से एक दोनों के बीच रख दी और एक खुद के हाथों में ले ली। दोनों बैठकर सिर्फ उछलती लहरों को देखे जा रहे थे। अपने भाई से करीब लगती हो तुम, अध्याय ने काफी देर बाद कहा। उसका सवाल सुन कासवी दर्द भरी मुस्कुरा दी। आप बिल्कुल भी अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हैं, उसने कहा। क्या मतलब? मैं अच्छा ऑब्जर्वर नहीं हूँ? आप सच में नहीं देख पा रहे या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हो? अध्याय ने अपनी नजरें समंदर की ओर कर दी, फिर कहा, ऐसा जरूरी थोड़ी है जो दिखे वैसा हो। मैं अपनी ओर से किसी के लिए राय नहीं बना लेता। सही है, जो दिखता है वैसा नहीं होता। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ दी। वह मेरा भाई नहीं है, न ही वो मेरे माँ बाप हैं। कुछ पल रुकने के बाद उसने कहा। इन चंद लफ्जों को बोलते हुए उसकी आवाज भर आई थी। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? उसने सामने सवाल किया। मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैं सिर्फ दुनिया के लिए उनकी बेटी हूँ, हकीकत में कुछ नहीं, उसने उसी भर्राई सी आवाज में कहा।
आंखों से आंसू बह रहे थे और कौशल, उसकी आवाज में दर्द साफ था। अध्याय को पता था, लेकिन वह सुनना चाहता था। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि किसी लड़के की नजरें पहचान ना पाए। कासबी को ऐसे हंसते देख उसने अपनी मुट्ठियां भींच दी। वह मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है, जो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका है, जिसके बारे में सबको पता है। मेरे खुद के कहलाते भाई के सामने मुझे गलत तरीके से छू चुका है। उसका बस चले तो वो खुशी खुशी अपने दोस्त को मेरे साथ। कासबी, अध्याय ने बीच में ही कहा, मानो कासबी का एक एक लफ्ज जैसे चुभ रहा था। तुमने किसी की मदद नहीं ली? थोड़ी देर बाद अध्याय ने पूछा, क्या लगता है तुम्हें? अध्याय चुप हो गया। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया फिर? तुमने पूछा कब था? अब पूछ रहा हूँ, कह दो। अध्याय ने थोड़ा रुककर कहा। कासबी ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर नजरें समंदर की ओर फेर लीं। कासबी काफी देर तक कॉफी को हाथ में लिए वैसे ही बैठी रही। नजरें रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट से चमक रहे समंदर के पानी पे टिकाए हुए थी। कुछ नजदीक के हिस्से के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, आगे से बेहद चमकीला और पीछे से पूरा काला। ये समंदर देख रहे हो, कितना चमक रहा है ना? उसने वैसे ही नजरें सामने रखकर पूछा, क्या तुमने इतनी चमक कभी दिन के उजाले में देखी है? उसने आगे सवाल किया। अध्याय बिना कुछ जवाब दिए बस उसके बोलने का इंतजार करता रहा। मेरी जिंदगी भी इसी रात के समंदर के जैसी है। अगर पास से देखो तो चमकती लुभावनी, लेकिन थोड़ा गौर से देखो तो चमकते पानी के पीछे दिख रहे अंधेरे के जैसी, समंदर की उन काली गहराइयों के जैसी, जहां अगर तुम जाओ तो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। ठीक वैसे ही घुटन होती है जैसी उस गहरे पानी में होती है, जहां पर ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ तुम्हारे हाथों में होता है। अध्याय उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। कास्बी की बातें उसे किसी फिलोसफी की भांति लग रही थी। मैं ठहरा आईटी का स्टूडेंट, ये पोएटिक बातें मेरी समझ नहीं आती। आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। कासबी ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर नजरें अध्याय के चेहरे की ओर की। कुछ देर उसे यूं ही देखती रही और फिर वापस नजरें समंदर की ओर फेर लीं। चाचा चाची हैं वो मेरे। कुछ पलों के बाद कॉफी का घूंट भरते हुए उसने कहा, मानो कॉफी की कड़वाहट से अपने दर्द की कड़वाहट मिटाने की कोशिश कर रही हो। मैं जब 4 साल की थी तब मम्मा पापा एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। एक्सीडेंट था या नहीं वो तो आज तक नहीं पता। जब तक दादू थे तब तक तो सब सही था। उनके जाने के बाद चीजें बदल गईं। मेरे होने ना होने से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था तो ट्रांसफरेबल शेयर से। कुछ पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, मैं इडियट समझ रही थी कि तनुजा शादी से भाग गई है, लेकिन नहीं, वो भागी नहीं थी। अभय की जगह तुम शादी कर रहे थे ना। और उनकी ये बात समझने में मुझे इतने महीने लग गए। समझ नहीं आता अपनी बेवकूफ़ी पर हंसूं या खुद को डांटूं। मैं तो बस खिलौना हूँ, जब मर्जी चाह खेल लिया। उसने गले को साफ किया। कुछ था जो गले से निकल रहे शब्दों को जैसे वहीं दबा देना चाहता था। और फिर आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। क्या वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं? मेरा मतलब मारपीट वगैरह? नहीं, जब घर से भागने की कोशिश की थी तब पीटा था और एक दो बार और, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मेंटल टॉर्चर काफी था मुझे तोड़ने के लिए, उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। और कौशल, अध्याय ने धीरे से पूछा। वो शुरुआत में मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसने कुछ देर बाद रुककर कहा था, क्या रोहन को पहले से पता था? शायद। यू आर ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे नहीं बनना स्ट्रॉन्ग, मैं थक चुकी हूँ अब। कासवी ने काफी देर बाद सांस छोड़ते हुए कहा। फिर दोनों के बीच एक लंबी खामोशी बिछी रही। तुम भी मेरी तरह उनके अपने बच्चे नहीं हो क्या? कासवी ने बात का सिरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ। अब अध्याय ने समंदर की ओर देखते हुए कहा। कासवी एकटक अध्याय की ओर देखती रही। तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? खुद के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें दर्द नहीं हुआ था जब तुम खुद ही अपने साथ की गई मोलेस्टेशन की बातें? खैर, मेरे बाप को मैं मंजूर नहीं था, लेकिन कोर्ट के किसी ऑर्डर से उन्होंने अपना लिया था। तुम्हारी माँ वो कहाँ हैं? कासबी ने पूछा। पता नहीं, मैंने पहले ढूंढने की कोशिश की थी, फिर नहीं खोजा। जब उन्होंने खुद ही मुझे मिस्टर अरोड़ा के पास छोड़ दिया था तो फिर उन्हें खोज के क्या करूं? तो तुम्हें कब पता चला था? कुछ देर की खामोशी के बाद
कासवी ने फिर सवाल किया। कुछ देर तक अध्याय ने कासवी के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, नाजायज है तू। तुझे देखकर मुझे अपने साथ किया हुआ धोखा याद आता है। अध्याय को अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधले धुंधले अक्स दिखाई दे रहे थे। उसने आंखें कसकर बंद की। हाथ में पकड़ी कॉफी के कप के ऊपर ग्रिप अपने आप मजबूत हो गई। नाजायज क्या होता है ये भी नहीं पता था। तब से इस टैग को अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। फिर बातों का सिरा अपने हाथों में लेते हुए अध्याय ने कहना शुरू किया। फ्लैशबैक। दादी, ये नाजायज का मतलब क्या होता है? नन्हा सा अध्याय अभी कुछ देर पहले अपनी माँ के मुंह से सुने शब्द के बारे में दादी से पूछ रहा था, जबकि उसके सवाल से दादी के सर पर तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थीं। क्या मैं नाजायज हूँ? और मैं नाजायज क्यों हूँ? सिर्फ मैं ही नाजायज क्यों हूँ? अभय भाई और पिया क्यों नहीं? अगर सिर्फ मैं ही नाजायज हूँ तो फिर मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? एक के बाद एक सवाल कानों में गूंज रहा था। अध्याय ने और सख्ती से आंखें भींच दीं, लेकिन फिर भी वह बातें फिर से उसकी आंखों के सामने यूं दोहराने लगीं, मानो वो कल की ही बातें हों। उसने बंद आंखों के साथ ही अपनी बात जारी रखी। हर रोज इसे मेरी आंखों के सामने देखती हूँ तो मुझे अपने साथ किया हुआ धोखा याद आता है। सुनैना की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मेरी पीठ पीछे किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाकर भी मन नहीं भरा तो इसे यहाँ घर तक उठा लाए। सुनैना ने नन्हे अध्याय की ओर देखकर चीख कर कहा, गलती की थी मैंने और अब तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूँ। तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है। मिस्टर अरोड़ा ने उतनी ही नरमाइश के साथ जवाब दिया। ये मेरी आंखों के सामने नहीं रहेगा। तुम्हें इसे पालना है पालो, लेकिन मेरी आंखों के सामने नहीं। ठीक है, मैं उसे किसी तुम लोगों की गलती की सजा ये बच्चा क्यों भुगते? खबरदार, अगर किसी ने इसे यहाँ से कहीं भेजा भी तो। बीच में कहीं से दादी ने कहा था। उसके बाद शोर मचाने वाली खामोशी छा गई और फिर दादी उसे वहां से लेकर कमरे में चली गईं। फ्लैशबैक एंड। तब मुझे समझ नहीं आया था नाजायज क्या होता है, लेकिन उसके बाद के कुछ महीनों में मुझे इतना समझ आ चुका था कि वो घर मेरा नहीं है, मैं वहां से नहीं हूँ। हौले से आंखें खोल वापस समंदर की ओर देखते हुए अध्याय ने कहा, मैं वहां से बहुत दूर चले जाना चाहता था। मुझे अपना घर ढूंढना था, अपनी माँ ढूंढनी थी और मैं घर से निकल भी गया था। लेकिन कई दिनों तक दर बदर भटकने के बाद भी ना मुझे अपनी माँ मिली और ना ही मेरा घर। और फिर एक दिन वापस कोई उसी घर छोड़ गया था जो मेरा नहीं था। दादी के अलावा कोई भी मुझे देखकर खुश नहीं हुआ, डैड भी नहीं। तब से दादी मुझे अपने कमरे में ही सुलाती थी। उस वक्त दादी ने समझाया था नाजायज होना क्या होता है, जो मुझे बहुत देर से समझ में आया था। बचपन मेरा ऐसे ही बीत गया। घर छोड़कर एक बार गया था, उसके बाद दादी के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गया। वो कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। फिर जब मैं 9 में था वो भी छोड़कर चली गई। मैं इस शहर में लौटकर कभी नहीं आना चाहता था, इसीलिए दादी के जाने के बाद हॉस्टल में रहता था। जब छुट्टियां हों तब यहाँ आना होता था। फिर मैंने भी दादी की तरह छुट्टियों में समर कैंप में जाना शुरू कर दिया और यहाँ आना बंद हो गया। और फिर किस्मत देखो, जॉब भी इसी शहर में मिली। मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठा करने थे। वैसे भी इतने सालों में मुझे आदत हो चुकी थी किसी से कुछ उम्मीद ना रखने की। बिजनेस की समझ शायद उस बाप की देन है मुझे, इसीलिए मैंने मेजर भी आईटी चुना। कई वेबसाइट प्रोग्राम कॉलेज में ही बना चुका हूँ। अब बस कुछ वक्त और। आखिरी शब्द उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहे थे। तो तुम उनकी बात क्यों सुनते हो? उसकी बात खत्म होने के बाद कासवी ने पूछा। मेरे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी कितनी उलझी हुई है ना। कासवी ने समंदर की ओर देखते हुए कहा। हम अगर तुम किसी से प्यार करती हो और डिवोर्स चाहिए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम्हें क्यों लगा कि मैं किसी से प्यार करती हूँ? तुम दिन भर तो अपने फोन में कुछ ना कुछ करती रहती हो, तो शायद मुझे लगा। ओह नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम्हारी कोई गर्ल नहीं। सवाल खत्म होने से पहले ही अध्याय ने जवाब दे दिया था। मैंने सोचा था तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी और महीने में ही डिवोर्स दे दोगी। कुछ देर की खामोशी के बाद अध्याय ने कहा। कासवी हंस दी। डिवोर्स के लिए 6 महीने साथ रहना जरूरी है वैसे। 4 महीने बीत चुके हैं, फिर क्या करोगी? मुझे वहां जाना है जहां इस जिंदगी की परछाई तक ना गिरे। और तुम, कुछ ऐसा ही ख्याल है? अध्याय। कासवी ने लंबी खामोशी के बाद कहा। अध्याय ने उसकी ओर देखा तो चेहरे पर अब सुकून था। थैंक्स,
इस जगह लाने और मुझे सुनने के लिए। मुझे नहीं पता तुमने आज ये सब क्यों पूछा, लेकिन मुझे कोई चाहिए था ये पूछने वाला। ये सारी बातें मुझे बेचैन किए जा रही थीं। जिंदगी में अब किसी पे यकीन नहीं है। क्या मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लिए अध्याय की ओर देखते हुए उसने ये सवाल किया था। अध्याय को उसकी बातों में कुछ समझ नहीं आया। वह बस उस आंखों को देखता रहा जो उम्मीद लिए उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। मेरे कहने से तुम मुझ पर यकीन कर लोगी? कुछ देर बाद उसने सामने सवाल किया। पता नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन अभी लगता है करना चाहिए। तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आते हो, और वैसे भी मेरे पास अब कुछ है भी नहीं जिसके चलते तुम मुझे इस्तेमाल कर सको, है ना? क्या तुम्हारे शेयर? तुम्हारा पति होने के नाते अब पहला हक मेरा बनता है। काश भी हंस दी। तुम्हें क्या लगता है अब तक वह लोग ऐसे ही बैठे होंगे? नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हारी परवानगी भी तो चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से शादी के बाद तुम तो उनसे कभी नहीं मिली, तो शायद अभी वो तुम्हारे नाम पर ही होंगे। मुझे परवाह नहीं। मुझे बस इस जिंदगी से दूर जाना है, कहीं बहुत दूर, फिर वो चाहे मौत ही क्यों ना हो। क्या तुम सुसाइड के बारे में सोच रही हो? अध्याय ने मौत का जिक्र होते ही संजीदगी से पूछा। जहर भी नहीं मिलता अब तो उसे खाकर मरा जा सके, और खुद को दर्द देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लोग हैं उसके लिए, मैं अपने साथ उनके जैसी बेरहमी नहीं कर सकती। अध्याय कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। फ्रेंड्स, फिर अचानक से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। कासबी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने नशा किया है? मैं तो बस हमारे बीच चीजें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी हमें और 3 महीने साथ गुजारने हैं, तो दोस्त बनकर अच्छा रहेगा। हम ओके। कासबी ने कुछ देर बाद कहा। वैसे सच में तुम्हें मेरे बारे में मालूम नहीं था? फिर से कासबी ने सवाल किया। पहले 1 महीने तक तो नहीं। कासबी ने अब कोई सवाल नहीं किया, जैसे अब जानने को कुछ बचा ही ना हो। अब चलें। कुछ देर बाद अध्याय ने कहा। हाँ कहते हुए कासबी खड़ी हो गई। कार के शुरू होते ही कासबी का दिमाग कुछ देर पहले दोनों के दरमियान हुई बातों को दोहराने लगा। उसके चेहरे पर सुकून था। क्यों ना हो, जिंदगी में अरसे के बाद दोस्त बना था आज, जिस पे दिल यकीन कर रहा था। ऐसा लगता था कोई अपना सा हो जो बिछड़ चुका था और आज वापस मिला हो। घर पहुंचकर जब कासबी अपने कमरे की ओर जा रही थी, तब उसे रोकते हुए अध्याय ने उसका नाम पुकारा। कासबी। कासबी रुकी और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ छुए तो हाथ तोड़ के रख देना, बाद में मैं संभाल लूंगा। ये लफ्ज, इसे सुनने को वो तरस गई थी। कासबी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को हाँ में हिलाया और फिर कमरे में चली गई। उसके लिए आज का दिन बेहद खराब था और अच्छा भी। जो बात उसके अपनों ने ना कही थी वो आज उसने कही थी। वो कुछ लफ्ज जिसको सुनने के लिए वह हमेशा से तरसती थी। मुझे कहना, मैं संभाल लूंगा, वो आज उसने कहे थे। शायद जिंदगी अब थोड़ी कम बदनसीब लगे। एक बार और किसी से उम्मीद रखकर खुद को दर्द नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज दिल और दिमाग दोनों कोई भी शिकायत के बिना उस पर यकीन कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके हालात भी उसके जैसे थे, इसीलिए शायद। हाँ, इन्हीं ख्यालों के साथ वो कब सो गई उसे खुद ही मालूम नहीं रहा। आज सुकून की नींद आई थी उसे। दूसरे कमरे में अध्याय अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ देर पहले समंदर के सामने बैठकर कासबी से की हुई बातें याद कर रहा था। जब से उसे कासबी और सक्सेना फैमिली के रिश्ते के बारे में पता चला था, कासबी के साथ बेरुखी से बर्ताव करने के लिए उसे गिल्टी महसूस हो रहा था। उसे वह दिन याद आया जब वैभव ने उसे कासबी की इन्फॉर्मेशन दी थी। फ्लैशबैक। अध्याय रात के वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अभी आई ईमेल की नोटिफिकेशन को देखकर उसने सारा काम एक तरफ रख दिया और अपना पूरा ध्यान उस ईमेल को पढ़ने में लगाया। ईमेल कासबी की डिटेल दिखा रहा था। करीबन 2 बार डिटेल पढ़ने के बाद उसने वह फाइल बंद की। क्या उसे शादी के लिए मजबूर किया गया होगा? वह कुछ सोचते हुए बड़बड़ाया था। क्या उसकी भी कोई वजह रही होगी? क्या वह भी एक अनाथ होने की मजबूरियों से जूझ रही है? क्या उसे भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था? एक के बाद एक सवाल उसके दिमाग में दस्तक दे रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब उलझन कम नहीं हुई तो उसने किसी को कॉल मिलाई। अध्याय कुछ कहता उससे पहले ही सामने से आवाज सुनाई दी। मैं सोच ही रहा था अब तक कॉल क्यों नहीं की तुमने? मुझे समझ नहीं आता। वैभव तुम्हें पहले रिपोर्टिंग करता है या मुझे? अध्याय ने सांस छोड़ते हुए कहा।
खैर तुमने सब पढ़ ही लिया होगा, तो क्या ये हो सकता है कि उसे भी इस शादी से कोई लेना देना नहीं हो, मेरी ही तरह? सिर्फ प्रोफाइल में लिखी बातों से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इनडायरेक्टली उसकी फैमिली के साथ रिलेशन के बारे में पूछ सकते हो, या फिर उसे ऑब्जर्व करो, कुछ बातें कहने की नहीं होती। ये भी ठीक है, अध्याय ने कुछ सोचते हुए कहा। वह दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर कॉल कट कर दी। दूसरे दिन से अध्याय उसकी हर एक छोटी मोटी हरकत पर नजर रखता। वह 2 दिनों के लिए बाहर गया था, तब भी कासबी ने घर में रहना ही चुना था। ना कोई उससे मिलने आता, ना बह जाती। दिन भर बस फोन में या फिर लैपटॉप के साथ बिजी रहती थी। और फिर जब उसी दिनों में तनुजा को अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड करते देखा था, तब उसे कासबी की परिस्थिति समझ में आने लगी थी। फ्लैशबैक एंड अध्याय ने गहरी सांस छोड़ते हुए बीती बातों के जैसे जहन में से निकालना चाहा। वह कब से इन सब हालातों को लेकर कासबी के साथ बात करना चाहता था, लेकिन हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कासबी इस शादी से उम्मीद बांधना शुरू ना कर दे तो फिर क्या करेगा वो उसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। किसी का प्यार या केयर की उम्मीद टूटती है तो कितना दर्द होता है, ये बात वो बखूबी समझता था। और वह भी मेंटली ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज कासबी को ऐसे रोते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा था। उसे भी बुरा लगता है जब दामिनी अभय की परवाह करती है, उसकी नहीं। जब वह दूसरों की हैप्पी फैमिली को देखता है। वह तो फिर भी एक लड़की थी, चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, जज्बाती तो होती है। जब उसका अपना घर उसके लिए सेफ नहीं था, इन हालातों से वह बेचारी पर क्या बीतती होगी। अध्याय को वह अपनी सी लगने लगी थी, लेकिन वह स्ट्रांग और काफी सुलझी हुई लड़की है। ख्यालों के बीच वह बड़बड़ाया, दूसरी लड़की होती तो शायद मेरे सामने अपनी किस्मत को लेकर रो रही होती, लेकिन ये तो अलग ही है। आज की बातों के बाद तो उसके लिए अध्याय के मन में इज्जत और बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उसे गलत ट्रीट करने का गिल्ट अभी भी उसे खाए जा रहा था। वह इन्हीं गहरी सोच में था, तभी कॉल बजी। देखा तो स्क्रीन पर नाम था अव्यय। उसने कॉल रिसीव की। बोल क्या हुआ? सामने से सीधा सवाल सुनाई दिया था। मैंने उसे सब बता दिया। अध्याय ने वैसे ही ख्यालों में उलझे हुए जवाब दिया। किस बारे में और किसको? अपने बारे में। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, कासबी को। सबसे मतलब यही कि मैं नाजायज हूँ। और अध्याय यार, अव्यय ने बीच में ही टोका और फिर आगे पूछा, खैर और कुछ बताया? नहीं और कुछ नहीं। दूसरी ओर खामोशी छा गई थी। अध्याय ने उसी खामोशी के बीच अपनी बात आगे बढ़ाई और उसने भी अपने बारे में सब बताया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है अव्यय। मैंने बिना बात के उसके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया था। वह पहले से ही इतनी परेशानियों में थी और मैं बिना वजह के उसके साथ रुडली बिहेव करता रहता था। लेकिन तुझे पता चलते ही तूने अपना बिहेवियर बदल लिया ना। और फिर इन सब में तेरी क्या गलती? हालात भी तो ऐसे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उस दर्द से गुजरा हूँ, मुझे समझना चाहिए था। तो अब तो तू समझ रहा है ना, अब गलती मत दोहरा। अध्याय ने कोई जवाब नहीं दिया। तू क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा है? तूने उसके साथ गलत थोड़ी किया है। बिना जज्बात की शादी को भला कोई कैसे निभाए? और वैसे भी अब कुछ महीनों का सवाल है, उसके बाद तो तू अपने रास्ते वह अपने। अध्याय उसकी बातों को सुन फिर से कुछ सोच में डूब गया। सुन रहा है? सामने से आवाज आई। हाँ देख अध्याय, तू उसके साथ शादी के बारे में तेरी ओर से सब सॉर्ट कर ले, पीछे से कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, अभी से अपने बारे में सब मत बता देना, इतना भी डफर नहीं हूँ मैं। ठीक है रख अभी। अध्याय ने कॉल काट दी और फिर उलझे ख्याल और सवालातों के साथ वह भी सो गया। कासबी अध्याय के बीच अब बातें होती रहती, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में वह ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। दोनों मिलकर डिसाइड कर चुके थे कि शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे। कासबी को अब अध्याय भी ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं लगता था। अब दोनों को कोई बात खलती नहीं थी। इनफैक्ट अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, बिना मतलब के खड़ी की हुई दीवार जो गिर चुकी थी। हर वक्त की तरह आज भी अध्याय अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। दरवाजे पर नॉक की आवाज के साथ ही कासबी की आवाज सुनाई दी। मैं ग्रोसरी खरीदने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मंगवाना है? नहीं, अध्याय ने वैसे ही फाइल में अपनी मुंडी दबाए जवाब दिया। ठीक है कहकर कासवी चली गई। अध्याय को जैसे कुछ याद आया
और वह जल्दी से फाइल को साइड में रखकर साइड टेबल से अपना वॉलेट उठाते हुए बाहर आ गया। कासबी का कमरा खुला पड़ा था। वह भी अपना पर्स उठाए बाहर निकल रही थी। अध्याय ने उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, ग्रोसरी के लिए इतने रुपए हैं मेरे पास, अपने पैसे ऐसे बर्बाद मत करो, बाद में तुम्हें काम आएंगे। ग्रोसरी ही तो लानी है, इसमें पैसे कहाँ से बर्बाद हुए? और मुझे पैसे की हेल्प नहीं चाहिए, अगर हेल्प करनी है तो साथ चलो। अध्याय ने उसकी ओर नासमझी से देखा तो उसने आगे कहा, सब सामान खत्म हो चुका है और इतना सारा सामान अकेले लाना मुश्किल काम है। ठीक है, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। दोनों ग्रोसरी मार्ट में इधर उधर टहलकर चीजें खरीद रहे थे। कासबी के खरीदे हुए इंस्टेंट नूडल्स और चिप्स को देखते हुए अध्याय ने कहा, कितना अनहेल्थी खाती हो तुम, कहाँ ज्यादा हैं, सिर्फ 2 वीक के लिए हैं, इतना तुमने सिर्फ 2 वीक के लिए खरीदा है? अध्याय ने हैरानी से कार्ट में रखे नूडल्स और चिप्स की ओर देखते हुए कहा, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऊपर से इतना अनहेल्थी खाना, फिर तुम डॉक्टर की जैसी बातें ना करो और इसे काउंटर के पास ले चलो, मुझे कुछ खरीदना है। मैं वो लेकर आई। ठीक है। अध्याय ने जब पलटकर कासवी को देखा तो वह सैनिटरी नैपकिन्स के सेक्शन की ओर जा रही थी। ये लड़की क्या मुझे इतने पुराने ख्यालातों का समझती है? उसने खुद से ही कहा। जब दोनों मार्ट से बाहर निकले तब अध्याय ने कहा, तुम्हें क्या मैं 18वीं सदी का दिखता हूँ? कासबी ने उसकी ओर नासमझी से देखा, फिर कहा, नहीं तो क्यों? नहीं, बह जो तुम कुछ सामान मेरे सामने खरीदने से कतरा रही थी। ओह बह, मुझे लगा शायद तुम कंफर्टेबल नहीं होगे। इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली कोई बात नहीं है। खैर डिनर बाहर ही कर लें। ठीक है। कासबी ने चॉकलेट का रैपर खोलते हुए जवाब दिया था। अध्याय ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर रास्ते पे ध्यान दिया। कुछ देर बाद दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। घंटा होने को आया था, लेकिन उनकी बातें थीं कि खत्म ही नहीं हो रही थीं। इतनी बातें तो दोनों ने अब तक नहीं की होंगी जितनी वह आजकल कर लेते। खैर इन बातों में अब भी एक चीज थी जो बदली नहीं थी, वह थी बातों में कासबी के शब्दों की संख्या। अब भी कासबी के 10 शब्दों के सामने अध्याय के सिर्फ 2 लफ्ज ही होते थे। कासबी स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। कॉल बजने की आवाज सुनाई दी तो उसने अपना ध्यान कॉपी से बांटकर फोन की ओर दिया। चाची, डिस्प्ले पर लिखा नाम पढ़ते हुए वह बुदबुदाई, ये क्यों मुझे कॉल कर रही हैं? सोचते हुए उसने कॉल रिसीव की। स्कूल के बाद घर आ जाना आज ही, कहकर उन्होंने कॉल काट दी। फोन को साइड में रखकर वह फिर से अपने काम में जुट गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी पूरी तरह से काम में नहीं लग रहा था। चाची ने उसे यूं अचानक घर बुलाया था, क्यों बुलाया होगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार दस्तक दे रहा था। स्कूल के बाद वह सीधा वहीं चली गई। सक्सेना मेंशन पहुंचकर देखा तो वहां अजीब सी शांति फैली हुई थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा तो सारा परिवार वहीं पर मौजूद था। उसे यहाँ आने या इन लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनफैक्ट उसे यहाँ बैठना तक नहीं था। वह वैसे ही खड़ी रही और ना ही किसी ने उसे बैठने को कहा। तो अपने डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पिरोकर बैठे हुए मिस्टर सक्सेना ने बिना हालचाल पूछे सीधा सवाल किया। ओह नो, इन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया और इस बारे में मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? उसके चेहरे पर एक पल के लिए थोड़ी घबराहट छा गई थी। मैं क्या कहूँ? काश भी तुम्हारे साथ बेफजूल बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। डॉक्यूमेंट्स मेरी परमिशन के बिना क्यों निकाले तुमने? मैंने तो नहीं निकाले, उसने बड़ी ही संजीदगी से कहा। लेकिन वह रुकी, फिर उसने आगे कहा कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स गुमा दिए। उसने सामने ऐसे सवाल किया जैसे उसे सच में कुछ मालूम ना हो। मिस्टर सक्सेना के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट छाई, जैसे वह उसका मजाक बना रहे हों। कासबी, यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही, सीधे सीधे अपने डॉक्यूमेंट का फोल्डर दे दो। मेरे पास कहाँ से होंगे? आपने ही तो मुझसे जबरदस्ती उन्हें अपने पास रख लिया था। उसने वैसे ही ढिठाई के साथ कहा। हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ दिखते हैं? इस बार चाची ने कहा। एक तो आपने मेरे डॉक्यूमेंट गुमा दिए और मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। अगर चीज़ संभाली नहीं जाती तो रखते ही क्यों हैं? चाची का जैसे सबर टूटा था, वह एकदम उठ खड़ी हुई। उसके सामने जाकर उन्होंने कहा, पूरे घर में से सिर्फ एक तुम्हारे डॉक्यूमेंट गायब हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे डॉक्यूमेंट का कोई क्या करेगा भला? तो फिर आपने क्यों लिए थे? जवाब उसके मुंह से निकल गया था। जब तक तुम अपने डॉक्यूमेंट कहाँ हैं ये नहीं बताती या फिर खुद उन्हें लाकर नहीं देती, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, चाचा ने उठते हुए कहा।
तुम अपने पति से क्या कहोगी? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे शाम तक डॉक्यूमेंट इस टेबल पर चाहिए। उन्होंने सेंटर टेबल की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, मैं कह चुकी हूँ मेरे पास नहीं है। कितनी ढीठ है ये लड़की। इस बार रोहन बीच में बोला था। कासबी ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। चाचा वहां से जा चुके थे। तनुजा उसे अध्याय को लेकर कुछ कह रही थी, लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान डॉक्यूमेंट्स पर था। उसने वह बातें अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वह अब आगे क्या करेगी? खुद के घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? कहते हुए चाची ने एक बार फिर उसकी ओर बड़े ही गुस्से से देखा था, लेकिन कासबी को इन सब बातों से कहाँ कोई मतलब था। उसे अब आदत हो चुकी थी ऐसे बेरुखे बर्ताव की। उसने उसकी बातों को अनसुना किया और फिर अपने कदम बाहर के दरवाजे की ओर ले लिए। चाची ने उसे बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए रोका और फिर कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? डॉक्यूमेंट का अता पता नहीं दोगी? तब तक दरवाजे के बाहर कदम मत रखना। मेरे पास नहीं है कुछ भी। पहले से तो आप मेरा सब कुछ ले चुके हैं। अब और क्या चाहिए? तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही कभी था। ये बात मैं तुझे 200 दफा कह चुकी हूँ। कासवी फिर से चुप हो गई। वह अभी बहस नहीं करना चाहती थी। उसे पहले पूरा मामला सुलझाना था। उसका दिमाग अभी कई ख्यालों से उलझा हुआ था। यहाँ बैठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। उसे किसकी मदद लेनी होगी, लेकिन किसकी? उसे यहाँ इन चीजों के लिए कौन मदद करेगा? उसके अपने दोस्त भी तो नहीं इस शहर में। अध्याय अध्याय मदद कर सकता था। उसे इन अंदरूनी हालातों के बारे में पता था। वह पक्का कुछ ना कुछ हल निकाल कर देगा। उसके अंदर जैसे एक उम्मीद जगी थी, लेकिन कॉल या फिर मैसेज पे वह उसे ये सब बातें नहीं बता सकती। मुझे किसी भी तरह घर जाना होगा। उसने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अपना कमरा धूल से ढका देखकर उसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अभी इन सभी बातों का वक्त नहीं था। उसने अध्याय को कॉल मिलाई, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। फिर से कॉल की, फिर कॉल आंसर नहीं हो रहा था। पूरे 5 दफा जब कॉल अनआंसर रहा, तब उसने मैसेज भेजा, मुझे हेल्प चाहिए, कॉल रिसीव करो। मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं। अब तो 2 घंटे बीत चुके थे। थोड़ी देर पहले की वह उम्मीद फिर कहीं खोती हुई दिख रही थी। एक बार फिर कॉल की, फिर वही, मैं उसके भरोसे नहीं रह सकती और यहाँ रुककर इनके इल्जाम को बढ़ावा भी नहीं दे सकती हूँ। वह बाहर निकली। पूरे ड्राइंग रूम और कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। गार्ड उसको पहचानता था, उसने भी उसे जाने दिया। उसकी किस्मत आज उसके साथ थी या खिलाफ, ये तय कर पाना मुश्किल था। रिक्शे में बैठे वह बस मोबाइल को घूरे जा रही थी। मैडम, अब तो बता दो कहाँ जाना है? आवाज सुन कासबी अपने ख्यालों से बाहर आई। इस वक्त उसे कहीं शांत जगह पर जाना था। आसपास मंदिर या फिर पार्क आए, वहीं पे रोक देना। थोड़े वक्त के बाद रिक्शे वाले ने पार्क के पास रिक्शा रोक दी। काफी देर तक वहां बैठने के बाद भी जब उसे अपनी उलझन का कोई हल नजर नहीं आया, तब उसने एक बार और कॉल मिलाई। आधी रिंग खत्म होने के बाद कॉल रिसीव हुई। हेलो, मैं कब से तुम्हें। हेलो सामने से आवाज आई। उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। कासवी ने एक बार स्क्रीन की ओर देखा। नंबर तो उसने सही डायल किया था। हेलो, फिर से वही आवाज कानों में आ गिरी। अध्याय कासबी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, आप कौन? सामने से सवाल आया। मैं। वह रुकी। फिर उसने पूछा, क्या ये नंबर अध्याय का नहीं? जी नहीं, लेकिन आपको उनको कोई मैसेज देना हो तो बता दें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जी नहीं शुक्रिया, कहकर उसने कॉल कट कर दी। उसका यकीन जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आया। वह एकटक उस फोन की स्क्रीन को देखती रही। वह जो इस वक्त महसूस कर रही थी, उसे बयान नहीं कर सकती थी। किस पर यकीन करने चली थी वह? कैसा रिश्ता था ये? और ये औरत कौन थी? शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन वह तो मना कर रहा था। तो कोई उसके नीचे काम करने वाली एम्प्लॉय हो सकती है। एक के बाद एक सवाल, और ऐसा या फिर वैसा होने की संभावनाओं से उसका दिमाग भर गया। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ पल के लिए जैसे भुला दिए थे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? उसकी अब तक की बातें जैसे सिर्फ एक तरफ का पहलू था। दूसरे पहलू के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे पास तो उसका सही नंबर तक नहीं है। क्या वह सही इंसान है भी या नहीं? अपनों के दिए जख्म इतने गहरे थे कि उसका यकीन एक पल में डगमगा गया था। एक आंसू आंख से टपक कर गिर गया। उसने अपने इर्द गिर्द नजर घुमाई। अंधेरा होने को आया था। क्या मेरी जिंदगी में भी फिर से अंधेरा होने को है? न जाने कहां से ख्याल मन में आ गया था।
फिर से वह अंधेरे कमरे की यादों ने दस्तक दी और आंखों से आंसू बहने लगे। वह वैसे ही रोती रही और फिर कुछ देर बाद फिर से खुद को संभाला। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसके पास अभी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते नहीं थे। उसे वहीं जाना था जहां जाने का अब बिल्कुल भी दिल नहीं था। गहरी सांस लेकर चेहरा ठीक किया और कदम बस स्टैंड की ओर बढ़ाए। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले वह हिचकिचा रही थी। उसके हाथ जैसे नम पड़ गए थे। आंखें बंद करके आखिर उसने बेल बजाई। आधे मिनट में दरवाजा खुल गया। बहुत लेट आई आज। हाँ, वो थोड़ा सा काम ज्यादा था। कदम कमरे की ओर बढ़ाते हुए कासवी ने जवाब दिया। अध्याय भी वापस किचन की ओर बढ़ गया। डिनर के वक्त भी कासवी नहीं आई। अध्याय ने सोचा कि थक गई होगी, भूख लगेगी तब खा लेगी, और फिर वह भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन भी कासवी वैसे ही चुप चुप सी रही। अध्याय ने उसे पूछना चाहा, लेकिन वह सुबह जल्दबाजी में निकल गई और फिर वह भी अपने काम में जुट गया था। बैक टू बैक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के बाद वह दोपहर को फ्री हुआ था, लेकिन फिर कॉल की घंटी बजी। बोलो सायमा, बिना हाय हेलो के उसने कहा। सामने की ओर से कोई औरत 15-20 मिनट तक कुछ बातें करती रही और कुछ जी नहीं, आई मीन यस। अध्याय अब पेपर पर कुछ लिख रहा था। जब वह चुप रहा तो उसने फिर अपनी बात शुरू की। कल किसी लड़की का कॉल आया था और मैसेज भी था। किसका? उसी लड़की का जिसको आपने एड्रेस देने के लिए कहा था। मैसेज में था कि उसे हेल्प चाहिए, लेकिन फिर पूछा तो कॉल काट दी। ठीक है, और कुछ नहीं। अध्याय ने कॉल काट दी। कल से बदला हुआ उसका बर्ताव याद आया। उसे किस तरह की हेल्प चाहिए होगी? क्या उसकी फैमिली ने कुछ किया होगा या फिर कौशल? उसका ख्याल आते ही गुस्सा आ गया। कासवी को कॉल करने के लिए उसने फोन हाथ में लिया, लेकिन नंबर वह तो उसके पास था ही नहीं। उसने फिर अभी आई कॉल बैक की। मुझे वह नंबर फॉरवर्ड करो, और फिर कॉल काट दी। नंबर आते ही उसने कॉल मिलाई। 5वीं रिंग पर उसने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? कहाँ हो तुम? जवाब देने के बजाय अध्याय ने सामने सवाल किया और सामने से उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो कि बच्चों को चुप करवा रही थी। स्कूल कितने बजे ओवर होता है? अध्याय ने दूसरा सवाल किया। इस बार उसकी आवाज़ कासवी को साफ सुनाई दी। अध्याय उसके मुंह से निकल गया। कितने बजे स्कूल खत्म होगी? अभी आधे घंटे में। अध्याय ने कॉल काट दी और फिर कार की चाबी निकालकर वह बाहर आ गया। एक बार कासवी ने उसे अपने स्कूल के बारे में बातों बातों में बताया था। उसने स्कूल का एड्रेस गूगल से ढूंढ लिया। थोड़ी देर के बाद वो स्कूल गेट के बाहर खड़ा था। करीबन 5 मिनट बाद बच्चे बाहर निकल रहे थे, जिसके चलते काफी भीड़ हो गई थी। दूसरे 5-7 मिनट बाद कासवी को बाहर आते देखा तो उसने अपनी कार उस ओर आगे बढ़ा दी, लेकिन उसकी नजर तभी रोहन पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रहा है? खुद के अंदर से सवाल आया। कुछ बात करने के बाद उसने कासवी को कार में बैठा दिया। देखकर लग रहा था वो नहीं जाना चाहती। अध्याय कार से निकलकर उनकी ओर बढ़ता, उसके पहले ही वह कार शुरू हो गई। उसने अपनी कार उनके पीछे ही ले ली। रोहन की कार सीधा सक्सेना हाउस जाकर ही रुकी थी। कासवी अब भी कार में चुपचाप से बैठी थी। कार के रुकते ही रोहन ने कहा, निकलो। कासवी बाहर आ गई। वह सोच रही थी आज उसको चांटे पड़ेंगे या नहीं। पिछली बार उसने ऐसा कुछ किया था, तब 2-3 थप्पड़ खाए थे उसने। लेकिन जो भी हो, डॉक्यूमेंट देकर हमेशा के लिए यहाँ फंस नहीं सकती मैं। हाथ तोड़वाने पड़े तब भी कोई गम नहीं। सोचते हुए वह अंदर की ओर बढ़ गई। ड्राइंग रूम में आज कल से ज्यादा तंग माहौल था। तुम्हें मना किया था ना, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगी इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी। आप चाहे यहाँ रुकने को कहें या कहीं और। मेरे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो कहाँ से ला कर दूँ? डैड, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, फिर रहो अपने कमरे में। मिस्टर अरोड़ा ने कहा, आपको जो करना है वो करो। मेरे पास जब डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? उसने अब भी एक ही रट लगा रखी थी। ठीक है, देखते हैं कब तक वह तुम्हारे पास नहीं है, मिसेस सक्सेना ने कहा। कासवी वहां से हिली नहीं थी। रोहन ने उसे बाजुओं से पकड़कर खींचा। एकदम से हुए खिंचाव से वह खुद का बैलेंस नहीं रख पाई और उसकी ओर खिंची चली गई। मैं खुद चल सकती हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। रोहन अब भी खींच कर ले जा रहा था।
तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट होने को पड़ा है और तुम मजे से जी रही हो। डैड की वजह से मैं चुप हूँ, वरना वो हाल करता कि क्या करोगे तुम, मारोगे या फिर कमरे में बांध कर रखोगे। अगर मेरे पास वह डॉक्यूमेंट होते ना, तब भी तुम्हें तो मैं कभी नहीं देती। कासबी ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तू तो क्या, तेरा मरा हुआ बाप भी आकर देगा। उसे कमरे में लाकर एकदम से हाथ छोड़ते हुए रोहन ने कहा, और मारपीट और कमरे में बंद करने जैसी हरकतें मेरा बाप कर सकता है, मैं नहीं। एक बात तू कान खोलकर सुन ले, अगर तूने वह डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो तुम वह डॉक्यूमेंट्स देखने के लायक भी नहीं रहोगी। रोहन ने उसके गले को पकड़ते हुए कहा था। कासवी ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, ललाट की नसें फूली हुई थीं, अल्कोहल की हल्की बू भी आ रही थी। कासवी ने धक्का देकर उसे दूर किया, लेकिन धक्का लगने से रोहन को दरवाजा और उसके पास रखा फ्लावर वॉश हाथों में लग गया। पूरे कमरे में टूटकर बिखरते कांच के टुकड़ों की आवाज गूंज उठी। रोहन ने अपनी बाजुओं को देखा। किसी शार्प चीज से हाथ घिसने से एक खरोच उभर आई थी। उसने कसकर एक थप्पड़ कासवी के गालों पे जड़ दिया। वह इसके लिए तैयार नहीं थी, वह लड़खड़ा गई, लेकिन फिर दूसरे ही पल उसने रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अभी गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। रोहन ने करीब आकर फिर उसकी गर्दन पकड़कर चेहरा ऊपर किया। अगर डैड ने मना नहीं किया होता ना, अब तक तुम नजरें उठाने के लायक भी नहीं रहती। गले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कासवी का दम घुट रहा था। कासवी ने अपनी टांग उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी। वह दर्द से करा उठा, लेकिन दूसरे ही पल पहनी हुई बेल्ट निकालकर जोर से कासवी के ऊपर घुमा दी। कासवी के मुंह से चीख निकल गई थी, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद होने को आया है। उसकी मारी हुई बेल्ट कासवी ने बीच में ही पकड़ ली थी, जिसे उसने एकदम झटके से छुड़ा भी लिया था, लेकिन इतने फोर्स के चलते कासवी गिर गई थी। मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूबने की कगार पर है, ऊपर से डैड के ताने, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हुए उसने एक बार फिर वही बेल्ट दे मारी। जब वापस एक ही जगह पर बेल्ट पड़ी तो वो दर्द से करा उठी, लेकिन अब जब 2-3 बार एक ही जगह पर बेल्ट पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी दर्द भरी चीख के साथ एक गुस्से भरी आवाज भी सुनाई दी थी, क्या हो रहा है यहाँ। आवाज सुन कासवी ने तुरंत आंखें खोल दी। कासवी कहते हुए अध्याय उसके पास आ गया। वह उसे कंधे के पास से सहारा देकर उठने में मदद कर रहा था, लेकिन कासवी ने उसके हाथ हटा दिए। मत मत छुओ। उसके छूते ही दर्द की लहर पसर गई थी। अध्याय ने खड़े होकर रोहन को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। उसकी कॉलर पकड़े कुछ कहता, उससे पहले ही मिस्टर सक्सेना ने भी एक थप्पड़ रोहन के मुंह पर मार दिया। ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी बहन को कोई ऐसे पीटता है भला? और कासवी यहाँ क्या कर रही है? कासवी और अध्याय दोनों को उनका दिखावा समझ आ चुका था। अध्याय ने एक और मुक्का जड़ दिया तो रोहन के मुंह से खून निकलने लगा। मेरी बीबी को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? अध्याय ने एक मुक्का जड़ते हुए कहा। दामिनी भी आवाज सुनकर वहां आ पहुंची थी। रोहन की हालत देखकर वह उन दोनों के बीच आ गई थी। क्या हुआ है अध्याय? इसे क्यों जानवरों की तरह पीट रहे हो? जानवरों की तरह तो इसने पीटा है कासवी को। लड़की को मारना, वह भी बेल्ट से, और वो भी अपनी बहन को। अपने बेटे से पूछे जरा। अध्याय का गुस्सा देखकर मिस्टर सक्सेना ने कहा, अध्याय तुम कासवी को संभालो, इसे मैं देखता हूँ। दामिनी ने रोहन की ओर देखा, फिर अपने पति की ओर। दोनों ने इशारे में कुछ बातें की, फिर दामिनी चुप ही रही। अध्याय का दिल तो उनको 1-2 मुक्के लगाने का कर रहा था, लेकिन कासवी का सोचकर वो उसकी ओर मुड़ गया। वो खुद से खड़ी हो चुकी थी, लेकिन पैर लड़खड़ा रहे थे। चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। चल पाओगी? अध्याय ने उसे पूछा। उसने गर्दन हाँ में हिलाई। अध्याय ने सहारा देने को उसके कंधे को छुआ, लेकिन वह दर्द से करा उठी। मत छुओ प्लीज। अध्याय उसके साथ ही चलता रहा। जब वह ड्राइंग रूम में आ गए तो उसने मिस्टर सक्सेना की ओर देखते हुए कहा, आइंदा से कासवी यहाँ कभी नहीं आएगी। अगर कुछ भी बात करनी हो मुझसे कर सकते हो, लेकिन अध्याय देखिए मिस्टर सक्सेना, आज जो आपके बेटे ने किया उसके बाद मैं उसे यहाँ अकेला नहीं भेज सकता। ऐसा नहीं है अध्याय। मिसेस सक्सेना ने कहा, मेरी बीबी को कोई इस तरह से ट्रीट करे वो मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। मिसेस सक्सेना। अध्याय हम रोहन से बात करेंगे।
आपकी मौजूदगी में आपका बेटा इसे जानवरों की तरह पीट रहा था। आपको अंदाजा तक नहीं। कैसे यकीन करूं मैं आपका? आपको अगर उससे मिलना हो तो वो मेरे सामने, वरना उससे मिलने की कोशिश ना करें। और आपका बेटा मुझे कास्बी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। इसे आप मेरी वार्निंग भी समझ सकते हैं। मिस्टर सक्सेना का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। कास्बी का हाथ उसने फिर से पकड़ते हुए अध्याय ने आगे कहा, चलो कास्बी। वापस लौटते वक्त उसने किसी को कॉल मिलाई और कुछ दवाओं के बारे में बात की। जब घर पहुंचे तब एक लड़का कुछ मेडिसिन दे गया था। उन्हें कास्बी के हाथों में थमाकर अध्याय ने कहा, पहले इसे अपने जख्मों पे लगा लो, बाद में बात करेंगे। कुछ देर बाद जब वह फिर से कास्बी के कमरे में गया तब वह सीलिंग को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन बह नहीं रहे थे। उसे ऐसे देख अध्याय की आंखें भर आई थीं। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। दवाई की ट्यूब अब भी अनपैक ही साइड टेबल पर पड़ी थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी ट्रे और पानी की बोतल को उधर रखा और फिर उस ट्यूब को उठा लिया। कास्बी अब भी वैसे ही लेटी हुई थी। वह ट्यूब उठाए बेड के किनारे बैठ गया। क्या तुमने कल इसके लिए कॉल की थी? रूम में फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए उसने सवाल किया। कास्बी की नजरें सीलिंग से हटकर अध्याय की ओर आ गई थीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अध्याय ने फिर अपना सवाल दोहराया। वह अब हेड रेस्ट के सहारे बैठ चुकी थी और खाली खाली निगाहों से उसे देखे जा रही थी। कास्बी प्लीज, अगर तुम्हें कुछ ना बताना हो तो मत बताओ, लेकिन इतना तो कह दो कि क्या तुमने कल इसके लिए कॉल की थी? उसकी आवाज में अब मिन्नत मिल चुकी थी। हाँ, कहीं दूर गले में से निकली आवाज सुनाई दी, आई एम सॉरी। वह सिर्फ इतना ही कह पाया। कुछ देर लफ्ज ढूंढे फिर आगे कहा, हमने कभी नंबर एक्सचेंज ही नहीं किए। वह नंबर तुम्हें शुरुआत में इसलिए दिया था क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। तब हालात अलग थे। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी थी। उसके बाद कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि नंबर एक्सचेंज करने पड़े। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, आज पता नहीं क्यों दिल चाहता था कि वह उसकी बात पर यकीन करे। तुम वहाँ क्यों आए थे? कास्बी ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। वह मैं तुम्हारे स्कूल आया था। साइमा ने बताया कि कल तुमने कॉल किया था, लेकिन हमारी बात हो उससे पहले तुम रोहन के साथ चली गईं। इसलिए मैंने कार उसके पीछे ली थी, लेकिन ट्रैफिक के चलते मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था और गेट पर गार्ड ने जल्दी अंदर आने नहीं दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारे चाचा मुझे देखकर हैरान थे। मैंने जब तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम वहां नहीं हो और फिर उसी वक्त तुम्हारी चीख सुनाई दी। अध्याय ने ट्यूब को रेपर से अलग कर खोलते हुए कहा। कुछ क्रीम अपनी उंगलियों पर ली, फिर उसकी आंखों में देखा और हौले से उसका हाथ पकड़कर हथेली के पिछले हिस्से पर लगाने लगा। कास्बी ने उसे नहीं रोका। दवाई घाव पर लगते ही जलन शुरू हो गई। कुछ खरोंच थी, उस पे भी उसने वह लगा दिया। फिर दूसरी ट्यूब को निकालकर कास्बी के हाथों में थमाते हुए बोला, कपड़े बदलकर इसे लगा लो, ठंडक मिलेगी। मैं बर्फ लेकर आता हूँ। कास्बी बस उसकी आंखों में देखती रही। न जाने उन आंखों में क्या ढूंढ रही थी वह। उसकी निगाहें अध्याय को जैसे चुभ रही थीं। उसकी आंखों में खुद के लिए अब झिझक देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह उठकर बाहर चला गया। कास्बी हाथ में पकड़ी ट्यूब को देखती रही। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद वह बाथरूम की ओर चली गई। बाजुओं को छोड़कर कहीं भी निशान नहीं बने थे, लेकिन जलन हो रही थी। कपड़े बदलकर वापस कमरे में आई तब अध्याय बालकनी में खड़ा था। आइस पैक की ट्रे साइड टेबल पर थी और कॉफी के कप से भरी ट्रे बिस्तर पर। दरवाजा खुलने की आवाज से वह अंदर आ गया। कॉफी का एक कप उसे थमाया और फिर कहा, आई नो, मैं ये बहुत देर से पूछ रहा हूँ, लेकिन कौन सी हेल्प चाहिए थी? उसने कप को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में बहुत ही केयरफुली पकड़ा हुआ था और वह अपनी परेशानी अध्याय को बताए ना बताए की उलझन में थी, जबकि अध्याय उसकी जरूरत में साथ न दे पाने की वजह से गिल्ट महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि वह बताए, उस पर यकीन करे। ये चुप्पी, ये झिझक, ये सूनी आंखें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिर कास्बी ने सब बता ही दिया। उन्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए थे मुझे नहीं पता। मेरे शेयर के रिलेटेड कुछ काम होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है तो उसकी चाबी मेरे डॉक्यूमेंट हैं। क्या वह तुम्हारे पास ही हैं? अध्याय ने 2 पल की चुप्पी के बाद सवाल किया और कास्बी ने धीरे से गर्दन हाँ में झुका दी। कप पे रखे हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई थी।
कप को गिरने से बचा रही थी, या सच कहने के बाद खुद को नई मुसीबत में गिरने से? ये तो इस वक्त उसे भी नहीं पता था। इसके लिए वह बार बार तुम्हें परेशान करेंगे। खैर, तुम क्या चाहती हो? मैंने पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अध्याय ने अपना सवाल सही करके पूछा। मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए तुमसे बात करनी थी। उसने बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। इतना बड़ा रिस्क ले लिया तुमने? खैर, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ देर बाद वह बोला कि अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ तुम्हारे पास हैं या नहीं? क्या उसमें ऐसा कुछ है जो तुम्हारा ना हो, या फिर कुछ ऐसा जिसकी जरूरत उनको हो? मुझे नहीं पता। मैंने फोल्डर पूरा खोलकर नहीं देखा था। मैंने तो सिर्फ ऊपर के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे। देखो, शेयर तो वह लॉयर के थ्रू ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होगा जो उनके लिए ज़रूरी है, जो वह नहीं चाहते कि तुम देखो। कुछ इम्पोर्टेंट पेपर वगैरह। बात सिर्फ डॉक्यूमेंट की नहीं हो सकती। काश भी कुछ देर उसकी बातों पर सोच विचार करती रही। वैसे डॉक्यूमेंट्स रखे कहाँ हैं? बैंक लॉकर में। अध्याय ने अपनी भवें उचकाते हुए आश्चर्य भरी नजरों से उसको देखा। उसे अपनी ओर ऐसे देखते हुए पाकर कासवी ने कहा, मेरे लिए वह जेवरातों से ज़्यादा कीमती हैं, और हर कोई तो घर से भागकर बिजनेस या हीरोइन नहीं बन सकता। ये सब केवल कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। डॉक्यूमेंट्स के बिना मैं आगे क्या करूंगी, कहाँ कमाऊंगी और कैसे जीऊंगी? अध्याय इस लड़की को देखता रहा। इसका दिमाग कितना और कहाँ कहाँ तक सोचता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ दी, फिर अपनी राय रखते हुए कहा, एक बार तुम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ठीक से देख लो, पता तो चले बात सिर्फ डॉक्यूमेंट की है या फिर मामला कुछ और है। ठीक है, कल देख लूंगी। नहीं, कल बाहर मत जाना। मेरे पास कोई करोड़ों रुपए थोड़ी ही हैं कि मुझे कोई अगवा करवा ले। अध्याय ने उसकी ओर देखकर कहा, इतना दिमाग दौड़ाती हो, ये भी सोच लो, अगर कोई उन्हें तुम्हारे पास से चोरी कर ले या फिर छीन ले तो? कासबी ने उसे हैरानी से देखा। तो फिर मैं उन्हें देखूंगी कैसे? मुझे बैंक का नाम दो, मैं कुछ कर लूंगा। अगर बैंक वालों ने ऐसे ही मेरे लॉकर का सामान तुम्हें दे दिया तो मैं उस बैंक से अपना अकाउंट ही बंद करवा दूंगी। अध्याय को उसकी बात पे हंसी आ गई। ठीक है, वह तुम कल करवा लेना, अभी रेस्ट कर लो, मैं तब तक कुछ पका लेता हूँ। और वह जाने को उठा तो कासबी ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, अध्याय, थैंक्स। बड़ी बड़ी आंखों में से अब वो झिझक जा चुकी थी। दोस्ती की थी, याद है ना? कासबी ने अपना सर हाँ में हिलाया तो अध्याय भी चला गया। कासबी उसकी अनकही बातों को समझ गई थी। वह अक्सर कम बोला करता था और उसके सवाल में ही जवाब छुपे होते थे। इतने महीनों में वह उसे इतना तो समझ चुकी थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।